हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजी नीट। क्या आपको पता है हमने अभी तक सारी चीज़ें क्या क्या डिस्कस की हैं स्टूडेंट्स? टाइप्स ऑफ फंक्शंस के जो सेकंड डीपीपी हम डिस्कस कर रहे हैं उसके पार्ट 1 को हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमने 2 डीपीपीज रिलीज की हैं। पहली डीपीपी कुछ टॉपिक्स का लेने के बाद जिसको हमने डिस्कस किया था, और ये दूसरी डीपीपी जो बचे हुए सारे टाइप्स ऑफ फंक्शंस में टॉपिक्स रह गए थे उन्हें कंप्लीट करने के बाद हमने एक और डीपीपी में और क्वेश्चंस के थ्रू इस टॉपिक को और बेहतर और कंसोलिडेट करने की कोशिश की है। शुरुआत करते हैं क्लास आज के लेक्चर से। टाइप्स ऑफ फंक्शंस की डीपीपी का ये पार्ट 2 है, यानी 5 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बचे हुए क्वेश्चंस अब हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं इसमें, बट बिफोर आई स्टार्ट दिस लेक्चर, डू यू नो स्टूडेंट्स की मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आता है? मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किंडरगार्टन से लेकर K-12 अपार्ट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एनटीएसी, ओलंपियाड, आईटीजेई, नीट, इस तरह से हर चीज में, ऑलमोस्ट हर सेक्टर, हर सेगमेंट में मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। मतलब हम जीरो कॉस्ट पर, बिना किसी कॉस्ट पर, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना कोई और हिडन चार्जेस के आपको इन सारे सेगमेंट्स में, सारे सेक्टर्स में फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स। और ये सारी चीजें आपके लिए करता है मैग्नेट ब्रेन्स, हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट, डू यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईटीजेई नीट मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीजें एट फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है? सबसे जरूरी, सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स, हम हमेशा इंश्योर करते हैं कि हम हर चैप्टर के टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस बनाए, यानी हर चैप्टर में जितने भी टॉपिक्स हैं प्रॉपर, कॉम्प्रहेंसिव, बहुत डिटेल्ड, बहुत थरो वीडियोस आपके लिए क्रिएट हो, और उन वीडियोस के थ्रू आप हर चैप्टर के हर टॉपिक को प्रॉपर इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के साथ उनके ना सिर्फ कंसेप्ट्स बल्कि उनके एप्लीकेशंस भी सीखें। मतलब कंसेप्चुअल एप्लीकेबिलिटी डेवलप करने पर हमारा एम्फेसिस या मोटिव या इंटेंट रहेगा। अलॉन्ग विद दैट, आप इस बात को हमेशा याद रखिए स्टूडेंट, जब भी कोई टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन वीडियोस रिलीज होता है, मतलब उस टॉपिक के कंप्लीशन पर आपको डीपीपीज भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं। यानी उस डीपीपी में होंगे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जिनके थ्रू उस टॉपिक को आप कंसोलिडेट करेंगे, उस टॉपिक को रिवाइज कर रहे होंगे, उस टॉपिक को और मजबूत बना रहे होंगे, और उस टॉपिक पे और डिटेल्ड में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे होंगे और ज़्यादा क्लैरिटी आ रही होगी। नॉट जस्ट दैट स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए कि ये सारी चीज़ें आपको हमेशा www.magnetbrains.com पर मिल जाएंगी। नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा आप यही की यही सारी सेम एज इट इज चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स आईटीजे नीट पर भी एक्सेस कर सकते हैं। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि इन डीपीपीज को ना सिर्फ हम आपको प्रोवाइड करेंगे बल्कि इन डीपीपीज के भी वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। कैन यू बिलीव दैट? मतलब टॉपिक्स, इलस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, डीपीपीज, उनके भी वीडियो सॉल्यूशन और भी काफ़ी कुछ जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। एक और ज़रूरी चीज़ स्टूडेंट्स, हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपके हमेशा हर चैप्टर में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करवाएं, ताकि जितने ज़्यादा क्वेश्चंस हो उतना अच्छा एप्लीकेशन आपका डेवलप हो, उतनी ज़्यादा क्लैरिटी हो। क्योंकि हमारा हमेशा से मानना रहा है कि किसी भी चैप्टर को, किसी भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट को समझने का सबसे अच्छा तरीका है उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, उस पर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि उस कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग आपके ब्रेन में अच्छे से डेवलप हो पाए। तो हम बहुत प्रैक्टिस करेंगे थ्रू डिफरेंट मीन्स, जैसे एग्जाम्पल्स, डीपीपीज, एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, टेस्ट, डाउट्स, काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे होंगे और हर चीज़ के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाएंगे। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, आप इस बात को हमेशा समझिए कि किसी भी एग्जाम को समझने का वन ऑफ द बेस्ट वेज इज उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना, उस एग्जाम के पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ताकि उस एग्जाम की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए, उस एग्जाम को आप समझ पाए, उस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या माइंडसेट होता है एग्जाम में पेपर सेट करने वालों का, वो किस बेसिस पर क्वेश्चंस बनाते हैं, उन क्वेश्चंस में क्या क्या चीज़ें कैसे लग रही होती हैं, कैसे सोचना होता है, थॉट प्रोसेस, हर चीज़ हम डेवलप करेंगे पास्ट ईयर्स क्वेश्चंस के थ्रू। यानी कि जेई मेंस और जेई एडवांस के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे और समझेंगे कि देखो जो सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं उन्हीं के थ्रू जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस करना बहुत टफ या बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है, आप इजीली कर सकते हैं, यही बात हम समझेंगे। अलॉन्ग विद दैट, कैन यू बिलीव दिस कि आपके लिए आपके सारे डाउट्स तक मैग्नेट ब्रेन्स आपके रिजॉल्व करेगा। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स पर इन्हीं सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा जिस पर लिखा होगा आस्क मी योर डाउट।
आप आस्क मी योर डाउट लिंक पर क्लिक करिए, अपना डाउट फॉरवर्ड करिए और आपके डाउट्स भी एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड लेक्चर में सारे के सारे डाउट, सारे इश्यूज़ एक्नॉलेज होंगे, एड्रेस होंगे। बट हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर कोई जेनरिक सिंपल सा कोई डाउट है, कोई नॉर्मल रेगुलर सी क्वेरी है, कोई जनरल सी क्वेरी है, उसे आप अनहेजिटेटिंगली अपने कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम आपके कमेंट्स रेगुलरली जब भी वक्त मिलता है चेक करते हैं और उन पर भी हम रिप्लाई करेंगे या किसी ना किसी लेक्चर में विल डेफिनेटली ट्राई एंड रिस्पॉन्ड एज पर आर अवेलेबिलिटी। बट हमेशा इस बात को याद रखिए स्टूडेंट्स कि अगर कोई डाउट है, कोई न्यूमेरिकल है, कोई क्वेश्चन है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत बॉदर कर रही है, आस्क मी योर डाउट पर लिंक पर क्लिक करिए, फॉरवर्ड करिए, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे इन अ डेडिकेटेड लेक्चर। सो डोंट वरी अबाउट इट, आपके डाउट्स तक फ्री ऑफ कॉस्ट हैंडल होंगे हमेशा। पर हमेशा कोशिश करिए कि आपके डाउट्स रेलेवेंट हो। रेलेवेंट का बड़ा सिंपल सा मतलब है स्टूडेंट्स कि आपके डाउट्स अभी तक उन चीज़ पर बेस्ड हो या तो अभी तक पढ़ी जा चुकी हैं या जो चल रही हैं, जो पढ़ाई जा रही हैं, और कोई ऐसा टॉपिक आप पूछेंगे जो अभी नहीं पढ़ाया गया है तो वो बाकी स्टूडेंट्स को कंफ्यूज कर सकता है। तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, डाउट्स रेलेवेंट ही पूछे जाएं। अलॉन्ग विद दैट, येस, आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी प्रोग्रेस को, अपनी तैयारी को ट्रैक कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को एसेस कर सकते हैं। आप टेस्ट भी दे सकते हैं चैप्टर वाइज, ताकि आप अपने आप को देख पाए दैट वेयर डू यू स्टैंड, आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आपको वो चैप्टर के टॉपिक्स कैसे समझ आ रहे हैं, किसी टॉपिक में कहीं कोई वीकनेस तो नहीं है, कोई पर्टिकुलर चीज़ जो बारीक सी बात है जो आपको बॉदर कर रही है, ये वाला कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है। ये सारी चीज़ें आप अपनी टेस्ट के थ्रू परफॉर्मेंस को एनालाइज और इवैल्यूएट करके देख सकते हैं। तो आपके चैप्टर्स के भी टेस्ट होंगे जिनके थ्रू आप अपने आप को देख पाएंगे कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, सेल्फ एवैल्यूएशन भी आप कर पाएंगे। हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स वक्त पर आपको हर चीज़ को लेकर गाइड करेंगे, आपको पुश करेंगे, आपको हमेशा चीज़ों को बताते रहेंगे। जैसे एग्जाम से रिलेटेड कोई नोटिफिकेशन, कोई भी क्वेरी, कोई इश्यूज़, इवन आपके नॉन एकेडमिक्स प्रॉब्लम्स भी हम रिजॉल्व करेंगे, जो भी हमारे बस का होगा, जो भी हम कर पाएंगे। तो उन सारी चीज़ों को भी आपके सारे फैकल्टी मेंबर्स विल कीप टेकिंग केयर ऑफ टाइमली। जब भी उन्हें वक्त मिलेगा वो इन चीज़ों को भी डेफिनेटली रिजॉल्व करते रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट, मैग्नेट ब्रेन्स का ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल आपके लिए चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी लेकर आता है। यानी आप पूरा का पूरा चैप्टर एक कंप्लीट वन शॉट में भी रिवाइज कर पाएंगे। यानी जो लेक्चर्स चल रहे हैं एज इट इज चलते रहेंगे। अलॉन्ग विद दैट वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होगा जिसमें ये पूरे चैप्टर में हर जो चीज़ पढ़ाई गई है उसका एक क्विक रिविजन भी हम करवाएंगे, ताकि फाइनली जब आप एग्जाम से पहले जा रहे हो और आपको फील होता है, जो कि अपना स्वाभाविक है, काफ़ी नेचुरल है, कि जब भी आप कोई टॉपिक रिवाइज करना चाहें तो वो टॉपिक भी पूरा रिवाइज कर सकते हैं उस वन शॉट रिवीजन के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट स्टूडेंट्स, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने का अगेन एक और अच्छा तरीका होता है उसके मॉक्स देना, उस एग्जाम को बार बार अपेयर करना। और एग्जाम को बार बार अपेयर किया जा सकता है उसके मॉक्स के थ्रू। आप सेक्शंस को समझ सकते हैं, अपने टाइम के डिवोशन को समझ सकते हो। आप समझ सकते हो कि हर सेक्शन में, हर सब्जेक्ट में आप कितना टाइम डिवोट कर रहे हो, कितना देना चाहिए, कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, कहाँ पे काम करने की जरूरत है। आपकी रैंक को, आपके स्कोर को, आपके परसेंटाइल को आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसे और बेहतर बना सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स देकर। तो हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी जेईई मेंस और मॉक्स की आपके लिए लाई जाएगी, ताकि आप और बेहतर तैयारी कर पाएँ, अपने एग्जाम को और अच्छे से समझ पाएँ और अपने एनिमी को, जिससे आप लड़ने जाने वाले हैं, उससे और बेहतर तरीके से फाइट कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स हमेशा याद रखिए, मैग्नेट ब्रेन्स आपके लिए लेकर आता है फ्री ऑफ कॉस्ट, एट नो कॉस्ट, जो IIT JEE नीट का मॉड्यूल है। विद दैट आज का लेक्चर शुरू करेंगे स्टूडेंट्स पहले क्वेश्चन के साथ। सीधा सीधा आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे और ट्राई करेंगे। एक बार क्विकली आप खुद से देख लीजिए, क्विकली स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने खुद से समझा, खुद से ट्राई किया और इसे सॉल्व करने की कोशिश की। अब हम देखेंगे और समझेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या किया जाना है। ध्यान से देखिए क्लास क्या लिखा हुआ है, वो लिख क्या रहा है। आई होप यू नो कि आप DPPs पहले खुद से सॉल्व करते हैं। ना सिर्फ DPP बल्कि कोई भी क्वेश्चन आपको जब भी मैथ्स में कराया जाए स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए, चाहे वो DPP हो, MCQ हो, एग्जाम्पल हो, इलस्ट्रेशन हो या पास्ट ईयर क्वेश्चन ही क्यों ना हो, मैं हमेशा चाहूँगा कि पहले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करें, वो खुद से अटेम्प्ट करें। मेरा ये हमेशा से यकीन रहा है कि किसी भी स्किल को डेवलप करने के लिए, किसी भी स्किल सेट को डेवलप करने के लिए आप हमेशा उसे खुद से ही डेवलप कर सकते हैं। कोई भी इंसान जब वो उसे कर कर दिखाएगा तो उससे आपके सीखने में कुछ नहीं आएगा। अगर आपको सच में कोई दक्षता हासिल करनी है, किसी चीज़ में एबिलिटी डेवलप करनी है, तो वो आपको खुद से ही कर कर आएगी। स्विमिंग हो या साइकिलिंग हो या कोई भी आर्ट हो, जैसे मैथ्स है ना, तो हमेशा वो खुद से कर कर ही होगा। यानी हर क्वेश्चन को पहले एक बार खुद से ट्राई करेंगे स्टूडेंट्स, फिर टीचर का सोल्यूशन देखेंगे। तो आई होप ये क्वेश्चन आपने समझा। जल्दी से देखते हैं क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। वो कह रहा है FR2R एक फंक्शन डिफाइंड है। सी के सर, उसका डोमेन भी R है और कोड डोमेन भी R है, और वो कह रहा है कि f(x) जो है सर वो है x⁴ + 2। ठीक है सर,
और वो वैल्यू पूछ रहा है एफ इनवर्स ऑफ 83 और एफ इनवर्स ऑफ 2 की। आई होप यू आर रियलाइजिंग कि सर प्रॉब्लम ये है कि मेनी टू वन फंक्शन नहीं होना चाहिए, तभी इसका एफ इनवर्स एक्स डिफाइंड होगा। तो सर जब एफ इनवर्स एक्स लेकर आएंगे तब देख लेंगे कि वो डोमेन और कोडोमेन क्या बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग चीजें एडजस्ट कर देंगे। वो हमारे लिए बहुत बड़ा या मेजर कंसर्न नहीं है। इनवर्स निकालना आसान है, बस इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड, इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन बाइजेक्टिव हो। तो इन चीजों को मैनिपुलेट किया जा सकता है, इन चीजों को हम एडजस्ट कर सकते हैं, ये कोई बड़ा मेजर कंसर्न या इश्यू नहीं है ना। प्रॉब्लम बस इतनी सी, जो भी एफ इनवर्स एक्स के लिए रिक्वायर्ड कंडीशन होगी वो हम एडजस्ट कर लेंगे, वो हम डिफाइन कर लेंगे, मतलब मैनी टू वन होने से बचा लेंगे क्योंकि वो इनवर्स होकर वन टू मैनी बन जाता है, या फिर वो जो इन टू होने में प्रॉब्लम आती है कि कुछ एलिमेंट्स छूट जाते हैं, और क्योंकि जब डोमेन को डोमेन बन जाता है और को डोमेन डोमेन बन जाता है इनवर्स में, वो सारी प्रॉब्लम्स हम दूर कर लेंगे, वो मसला नहीं है। प्रॉब्लम है सर कि पहले तो एफ इनवर्स एक्स डिफाइन करना, एंड आई होप यू नो एफ इनवर्स एक्स को डिफाइन करने की प्रोसेस बड़ी आसान सी है कि सर पहले तो एफ ऑफ एक्स जो लिखा हुआ है आपके सामने, वो क्या लिखा हुआ है सर, एक्स टू द पावर 4 + 2। तो यही एक्सप्रेशन में अभी जब y x की टर्म्स में एक्सप्रेस्ड है, अब मैं x को y की टर्म्स में एक्सप्रेस करूंगा। तो एक छोटा सा काम, पहले 2 इधर लेकर आते हैं, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, x टू द पावर 4 = y - 2। आई होप यू आर रियलाइजिंग हम क्या करना चाह रहे हैं। इस स्टेप के बाद अब मैं क्या करूंगा, मैं फोर्थ रूट ले लूंगा इस तरफ। बड़ी बेसिक सी बात है स्टूडेंट्स, जैसे ही आप फोर्थ रूट लेंगे तो x को क्या लिखेंगे सर, x को लिखेंगे y - 2 टू द पावर 1/4। तो ये हमारी पूरी प्रोसेस है। अब सर एक छोटा सा काम और हम करते थे, हम x को y से और y को x से इंटरचेंज किया करते थे। तो अगर इस छोटी सी प्रोसेस को और परफॉर्म करें तो आपका f इनवर्स x क्या बनता था, याद करिए स्टूडेंट्स, हम लिख देते थे y = सारे x को y से स्टूडेंट्स और सारे y को x से, तो y - 2 क्या बन जाएगा सर, y - 2 बन जाएगा x - 2। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है। टू द पावर 1/4, इसका फोर्थ रूट हम ले रहे हैं। एक छोटी सी प्रोसेस और एग्जीक्यूट करेंगे सर, हम y को f इनवर्स x लिखा करते थे क्योंकि ये f ऑफ x नहीं है, f इनवर्स x है, राइट। तो फाइनली जो f इनवर्स x बन के आएगा सर वो कितना होगा सर, लिखेंगे हम f इनवर्स x = कितना स्टूडेंट्स, x - 2 टू द पावर 1/4। जो भी रिस्ट्रिक्शन है वो हम इंपोज करके इसको 1 1 ऑन टू बना के रखेंगे और बाइजेक्टिव बना के रखेंगे, क्योंकि वैल्यूज तो डिफाइंड है, कुछ ना कुछ तो आ रही है। अब कैसे निकालेंगे सर, वही मसला है। तो हमें क्या निकालना है स्टूडेंट्स, हमें निकालना है f इनवर्स 83 ऑफ f इनवर्स 2, यानी अब जब आप निकालना चाह रहे हो तो आप f इनवर्स 83 और f इनवर्स ऑफ -2 आप निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। तो अगर मैं इस चीज को वर्कआउट करना चाहूँ तो हमारे पास f इनवर्स ऑफ x कितना दिया हुआ है स्टूडेंट्स, f इनवर्स ऑफ x एक सीधा सा फंक्शन दिया है x - 2 टू द पावर 1/4। आई होप यही चीज आपको दी गई है, बहुत बढ़िया। अब सर अगर मैं सोचना चाहूँ, अगर मैं वर्कआउट करना चाहूँ, पहले तो इसकी डेफिनेशन में प्रॉब्लम स्टूडेंट्स किसे आपको ठीक करना होगा, राइट। ये R to R में तो प्रॉब्लम देगा, पर अगर मैं इसे ठीक कर लूँ, इसकी इनवर्स की डेफिनेशन तक ले आऊँ, इसे बाइजेक्टिव बना के कर लूँ, मतलब इसके डोमेन और कोडोमेन को एडजस्ट कर लूँ। कोडोमेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई थिंक कोडोमेन और डोमेन दोनों को एडजस्ट करना पड़ेगा, R+ से R+ तक ही रहना चाहिए, वरना प्रॉब्लम होगी। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट, है ना। तो अगर मैं इसके कोडोमेन और डोमेन को एडजस्ट कर दूं, जो कि अभी बहुत बड़ा मसला नहीं है क्योंकि हम आंसर के काफी क्लोज है, तो ये तो सारे मतलब एटलीस्ट इसके जो डेफिनेशन है ना, इस डेफिनेशन में करेक्शन ये होगा स्टूडेंट्स की यहाँ पर आप हमेशा याद रखिए f जो है वो r माइनस जो r नेगेटिव है, जो भी सारे r नेगेटिव हैं, है ना, मतलब बेसिकली वो x की सारी पॉजिटिव वैल्यूज से पॉजिटिव वैल्यूज तक डिफाइंड है। मतलब उसे और बेहतर लैंग्वेज में आपको लिखूं, अगर मैं फंक्शन को डिफाइन करूं तो x टू द पावर 4 + 1 जो एक फंक्शन है, ये x टू द पावर 4 + 2 एक जो फंक्शन है, इसमें x की हमेशा आपको, अगर इसको बाइजेक्टिव बना के रखना है तो x की वैल्यू हमेशा आपको 0 से बड़ी ही रखनी होगी स्टूडेंट्स। और जब आप कोडोमेन की बात करें यानी रेंज की बात करें, तो कोडोमेन और रेंज इक्वल होनी चाहिए क्योंकि फंक्शन बाइजेक्टिव है। तो इसकी डेफिनेशन में जब आप इसकी रेंज की बात करेंगे तो शुरुआत होगी स्टूडेंट्स 2 से इन्फिनिटी तक। तो ये सिनेरियो होना अश्योर्ड है, ये होना जरूरी है। और इसी पर अगर मैं बात करूं तो अब मैं f इनवर्स 83 और f इनवर्स ऑफ -2 निकालूं तो सीधी सी कहानी है स्टूडेंट्स। जैसे ही आप निकालने जाएंगे f इनवर्स ऑफ 83, तो आप x को 83 से रिप्लेस करिए स्टूडेंट्स, तो कितना हो जाएगा 83 - 2 टू द पावर 1/4। इसे और सिंप्लीफाई किया तो 83 2 सब्ट्रैक्ट किया तो ये बन जाएगा 81 टू द पावर 1/4। अगर मैं आपको एक और लैंग्वेज में लिखना चाहूँ तो 81 को क्या मैं 9 स्क्वायर लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, और 9 स्क्वायर को हम 3 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ओवरऑल 81 को मैं 3 टू द पावर 4 लिख सकता हूँ, और इसकी पावर 1/4 है ही। x टू द पावर m टू द पावर n को हम लिखते हैं x टू द पावर m इंटू n, यानी 4 से 1/4 कैंसिल। तो फाइनली आपके पास बचेगा 3। कहना इसे सर 3 से पहले आपको सोचना होगा कि क्या +-3 भी हो सकता था, बेशक हो सकता था। आप इस बात को समझिए स्टूडेंट्स, जब आप फोर्थ रूट निकाल रहे हो तो आपको कैसे पता कि 3 की पावर 4 ही रहा होगा। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो स्टूडेंट्स, सर दोनों केस में हो सकता था ना,
प्लस माइनस 3 की पावर 4, ये दोनों ही 81 होता है। ये एक इवन पावर है स्टूडेंट्स, और जब पावर इवन है तो -3 की पावर 4 हो या +3 की पावर 4 हो, दोनों 81 होता। और जब ये 4 इस 4 से कैंसिल होगा तो यू विल नॉट बी जस्ट लेफ्ट विद +3, यही मेरा पॉइंट है, यू विल बी लेफ्ट विद +-3। सो आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि सर जब आप f इनवर्स ऑफ 83 निकालेंगे सो दैट विल बी +-3। डिड यू गेट माई पॉइंट? आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आ रही हैं। बट सर हमने पढ़ी हैं चीज़ें कि जब किसी इन्वर्स फंक्शन को डिफाइन किया जाता है तो इन्वर्स फंक्शन हमेशा 1-1 होते हैं, वो बाइजेक्टिव नहीं हो, मतलब एटलीस्ट इस फंक्शन की जब मैं बात करूँ तो इसको तो 1-1 ऑन टू होना ज़रूरी था, इसको तो 1-1 ऑन टू होना ज़रूरी था। मतलब जब f इनवर्स ऑफ 83 निकालने जाएंगे तो डेफिनेटली सर दो बातों का स्कोप है, मतलब f इनवर्स x को एक अलग फंक्शन की तरह मैं ट्रीट करूँ, एक नए फंक्शन की तरह ट्रीट करूँ, एक किसी और नए ओरिजिनल फंक्शन की तरह ट्रीट करूँ, तो हाँ सर अगर मैं इसे किसी और नई चीज़ की तरह देखूँ तो डेफिनेटली सर जब आप 83 पास करेंगे तो दो वैल्यूज जनरेट होंगी, +3 और -3। बट डिड यू गेट माई पॉइंट कि यहाँ पर चीज़ें कैसे बदलेंगी? मतलब टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैथमेटिकली अगर मैं एक्यूरेट रहना चाहूँ ना, अगर मैं सिर्फ इसको बाइजेक्शन पर डील कर दूँ, बाइजेक्शन पर रिस्ट्रिक्ट करूँ, तो सिर्फ इसका आंसर होना चाहिए +3, क्योंकि -3 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना स्टूडेंट। समझो आप, जो इसका रेंज है जो कि 2 से इन्फिनिटी तक है वो अब इसका डोमेन बनेगा। आपको बात समझ आ रही है? जो इसका डोमेन है वो उस फंक्शन का रेंज बनेगा, तो 0 से इन्फिनिटी इसका डोमेन था, जो f इनवर्स x का रेंज बनेगा। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? और अगर f इनवर्स x में जब आप ढूंढ रहे हो तो +3 ही मिलना चाहिए, -3 नहीं मिलना चाहिए। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। ऑल्दो एनीवे अगर मैं इसको एक इन जनरल ऐसे ही नॉर्मल रिलेशन की तरह ट्रीट करूं तो +3 और -3 दोनों का वजूद पॉसिबल है। बट अगर मैं मैथमेटिकली करेक्ट होना चाहूँ, अगर मैं इसको बाइजेक्शन में रखूँ, तो पहला कंडीशन तो ये कि इस फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी स्टूडेंट्स। दूसरा कंस्ट्रेंट ये कि सर किसी भी x की वैल्यू को पास करने पर आपको 2 y की वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए, तो फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन का वायलेशन है ना। ये तो कुछ ऐसा हुआ स्टूडेंट्स कि 83 पास किया तो 83 से क्या मिल रहा है सर, +3 भी मिल रहा है, -3 भी मिल रहा है। नाउ दैट्स अ प्रॉब्लम, दैट्स क्लियरली नॉट अ फंक्शन, क्योंकि ये तो 1 to many बन जा रहा है ना सर, और 1 to many फंक्शन नहीं होते। सो हैड इट बीन अ रिलेशन, अगर ये एक नॉर्मल सा रिलेशन होता, मगर मैं इसको ऐसा कह देता, मतलब उसने बेसिकली f को बोला नहीं था कि वो फंक्शन है, बट स्टिल इफ इट दे कॉल इट अ फंक्शन, क्योंकि जनरली ये नोशन फंक्शन की है। बट अगर मैं f को सीधे सीधे एक रिलेशन कहूँ ना, तो रिलेशन के तौर पर ये जस्टिफाइड है, क्योंकि ये फंक्शन की डेफिनेशन का वायलेशन ऑलरेडी कर चुका है। बट येस सर, ऑफ कोर्स अगर f सिर्फ एक रिलेशन है तब डेफिनेटली ये पॉसिबल है कि f इनवर्स ऑफ 83 वुड बी +3 एंड -3 बोथ। तो पहली चीज तो ये समझ आ रही है कि f इनवर्स ऑफ 83 वुड बी +3 एंड -3 ओनली इफ इट इज अ रिलेशन, वरना फंक्शन का तो ये वायलेशन कर चुका है पहले तो वहीं से, क्योंकि वो बाइजेक्टिव नहीं बना था। आई होप आपको डेफिनेशन से याद आ रही है। दूसरा, बाइजेक्टिव बनने के बाद ऑब्वियसली जब बाइजेक्टिव ही नहीं रहा तो 1 to many बन जा रहे हो, 1 to many फंक्शंस नहीं होते हैं। तो अगर सिर्फ ये रिलेशन है, अगर ये सिर्फ एक रिलेशन है, तो मैं कह सकता हूँ कि f इनवर्स 83 विल बी +3 एंड -3, और उस बेसिस पे मैं काफ़ी हद तक ऑप्शन डी के क्लोज हूँ, क्योंकि वो पूछ रहा है रिस्पेक्टिवली f इनवर्स 83 और f इनवर्स -2 की वैल्यूज क्या होंगे। अब सर f इनवर्स -2 कैसे निकालेंगे? ध्यान से सोचिएगा स्टूडेंट्स, जब आप बात करते हो सर f इनवर्स -2 की, ध्यान से सोचिएगा स्टूडेंट्स, अगर आप फिगर आउट करना चाह रहे हो f इनवर्स ऑफ -2, तो आप क्या कर रहे हो सर? ध्यान से सुनिएगा सर, अब आप यूज करने वाले हो क्या? अब आप यूज करने वाले हो ये वाली फंक्शन x -2 to the power 1/4। f इनवर्स x है, x -2 to the power 1/4, यानी f इनवर्स -2 होगा, -2 यानी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? ध्यान से सोचिए, ये हो जाएगा सर -2 टू दी पावर 1/4। और अगर मैं इसे ठीक से सोचूं तो कितना हो जा रहा है? हो जा रहा है f इनवर्स ऑफ -2 इज इक्वल टू -4 टू दी पावर 1/4। क्या आपको ये पॉइंट समझ आ रहा है स्टूडेंट कि एक नेगेटिव पावर का एक रूट nth रूट निकाल रहे हैं, एक फोर्थ रूट निकाल रहे हैं, और हमने समझा है नेगेटिव पावर का मतलब नेगेटिव बेस का। और हमने सीखा है स्टूडेंट्स, ये तो एक डेफिनेटली इमेजिनरी नंबर है, ये एक पॉसिबल रियल नंबर नहीं है, क्योंकि किसी नेगेटिव नंबर के nth रूट, फोर्थ रूट, थर्ड रूट एग्जिस्ट नहीं करते। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो इस बेसिस पे मैं फाइनली कंक्लूड करूंगा कि f इनवर्स ऑफ -2 का तो एग्जिस्टेंस ही खतरे में है, ऐसा कोई पॉइंट ही नहीं होगा। तो मैं डेफिनेटली कहूंगा कि अगर f इनवर्स -2 आप निकालें तो वो डेफिनेटली 5 ही होगा, वो कुछ नहीं होगा, उस साइड में कुछ नहीं आएगा। मतलब आप f इनवर्स 83 निकालने चले थे तो दो वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी, 3 और -3, हैड इट बीन अ रिलेशन, है ना, वरना तो फंक्शन की तो बात ही नहीं करे। और जब आप f इनवर्स -2 निकालेंगे स्टूडेंट्स तो वो क्या आएगा सर? वो डेफिनेटली 5 आएगा, वो एक नल वैल्यू देगा, वहाँ सेटिस्फाई ही नहीं कर रही है x की कोई भी वैल्यू, मतलब जो रखने पर y की कोई वैल्यू जनरेट नहीं हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग इट कि आप नेगेटिव नंबर का रूट कैसे निकालेंगे। Are you getting it? नेगेटिव नंबर का कोई भी रूट नहीं निकाला जा सकता। इमेजिनरी नंबर होते हैं लेकिन रियल स्केल पर तो ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है। उस बेसिस पे मैं कहूंगा कि सर आपका ऑप्शन बी वुड बी द मोर अप्रोप्रिएट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर अंडर द गिवन सर्कमस्टांसेस। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, दो छोटे से कंसर्न्स मैं रिजॉल्व करना चाह रहा हूँ। एज फार एज दिस क्वेश्चन ऑफ बीइंग अ फंक्शन इज कंसिडर्ड, नहीं, ये फंक्शन पर एप्लीकेबल नहीं है, ये फंक्शन है ही नहीं स्टूडेंट्स। पहली बात तो क्यों? क्योंकि ये फंक्शन जो दिया था इन्होंने, जो रिलेशन दिया था,
ये बाइजेक्टिव नहीं था, और हमने सीखा है स्टूडेंट्स कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव हो तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसके उन्होंने प्रॉब्लम यहीं से क्रिएट कर दी थी कि इसका डोमेन और कोडोमेन डिफाइन नहीं किया था, इसका डोमेन और कोडोमेन कुछ ऐसा होना चाहिए था। दूसरी बात स्टूडेंट्स, अगर ये फंक्शन होता भी, मतलब अगर उसको बाइजेक्टिव बना के देता, उसका डोमेन और कोडोमेन वो ऐसा अगर बना कर देता, तो मुझसे अगर वो पूछता कि सर एफ इनवर्स 83 क्या है, अगर वो पूछता इसे फंक्शन कहकर एफ इनवर्स 83, तो मैं क्या कहता स्टूडेंट, सोच के बोलिएगा सर सब 83 जब आप बोल रहे हो तो जो एफ की डोमेन है वो एफ इनवर्स की रेंज बनेगी। तो जब आप एफ इनवर्स 83 निकालोगे तो उसकी वैल्यू 0 से इन्फिनिटी के बीच ढूंढोगे, यानी +3 और -3 में से आई वुड हैव प्रेफर्ड +3। क्या आपको ये बात समझ आई स्टूडेंट्स? हैड इट बीन अ फंक्शन, बट सिंस यू आर कॉलिंग इट अ रिलेशन, हम कह रहे हैं सर कि इस क्वेश्चन को एक रिलेशन का क्वेश्चन बोल के हम जस्टिफाई कर देते हैं, क्योंकि रिलेशन में सब कुछ अलाउड है। रिलेशन में 1 to many भी चलता है, many to 1 भी चलता है, many to many भी चलता है। रिलेशन का बाइजेक्टिव होना जरूरी है ही नहीं उसका इनवर्स निकालने के लिए, क्योंकि वहां पे कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है। फंक्शन एक स्पेसिफिक कैटेगरी होती है रिलेशन की। तो अगर ये रिलेशन का एक क्वेश्चन है जहाँ पे डोमेन को डोमेन इनकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो बेशक सर हम कहेंगे कि एफ इनवर्स अगर आप 83 निकालना चाहो तो उससे 2 वैल्यूज निकलेंगी, आप +3 को भी एक्सेप्टेबल बोलोगे, -3 को भी एक्सेप्टेबल बोलोगे। बट सर मैथमेटिकली ही पॉसिबल नहीं है। अगर अब ये रिलेशन भी आ गया तो सर अगर आपने एफ इनवर्स -2 निकाला होता तो सर एफ इनवर्स -2 कैसे निकालेंगे आप? उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है ना। आप ऐसे समझो स्टूडेंट्स, इसको उल्टा सोचते हैं। आप ऐसे समझो, आप x की मुझे कोई भी ऐसी वैल्यू बताओ जिसकी पावर 4 रेस करके उसमें 2 ऐड करें तो वो -2 जनरेट करे। पॉसिबल ही नहीं है ना स्टूडेंट्स। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि x टू द पावर 4 की मिनिमम वैल्यू 0 होगी, क्योंकि x की पावर 4 है। मतलब नेगेटिव ले लो वैल्यू, पॉजिटिव ले लो, x की कुछ भी वैल्यू ले लो, 0 भी ले लोगे तो ये मिनिमम 0 ही होगा। नेगेटिव नंबर की भी पावर 4 पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव नंबर की पावर 4 भी पॉजिटिव होगी, एंड समथिंग पॉजिटिव +2 विल कीप इट मोर देन 2। तो इसका मिनिमम वैल्यू भी होगा 0 + 2, x की वैल्यू 0 पर, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 2 होगी, तो ये -2 तक तो जा ही नहीं पाएगा ना। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जिसके लिए -2 बनेगा। यानी मैं उल्टा अगर आपको इनवर्स की लैंग्वेज में बताऊं तो मैं कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स की एफ इनवर्स -2 x की किसी भी वैल्यू के लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब एफ इनवर्स -2 है ही नहीं, कुछ होता ही नहीं है, तो नहीं निकाल पाएंगे, और इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं मिल रही है, एफ इनवर्स -2 होगा ही नहीं कुछ। आई होप आपको ये बात समझ आई। चाहे वो रिलेशन हो या फंक्शन, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली हम अगर इसे एक रिलेशन कंसिडर करके क्वेश्चन को सॉल्व करें तो मैं बस इतनी सी बात कहूंगा, एफ इनवर्स 83 एज अ रिलेशन विल जनरेट 3 and -3 एंड एफ इनवर्स -2 विल जनरेट 5। कोई वैल्यू नहीं है सर एफ इनवर्स -2 की, कोई वैल्यू मिल ही नहीं रही है। आप x की वैल्यू -2 ट्राई करो, आप इन शॉर्ट -4 का 4th रूट निकालना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है मैथमेटिकली, आई वुड से रियल नंबर्स पर। सो आई होप यू आर गेटिंग माय कंसर्न कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसी बेसिस पर आई होप यू गॉट माय पॉइंट। बड़ी बेसिक से सिंपल सी बातें हमने की हैं, उसी बात पर, उसी आधार पर अब हम चाहेंगे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें स्टूडेंट्स। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, हम साथ में समझेंगे। बट बिफोर आई सॉल्व दिस क्वेश्चन, टेक अ पॉज एंड सॉल्व दिस क्वेश्चन क्विकली स्टूडेंट्स। आई होप ये क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया। जल्दी से इसे समझते हैं स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखिएगा। वो कह रहा है द डोमेन ऑफ द डेफिनेशन, तो इस एक्सप्रेशन की वो डोमेन जानना चाह रहे हैं। बट ये एक्सप्रेशन बहुत सॉर्टेड सा डेफिनेशन नहीं है, भले फंक्शन बहुत प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। आप कैसे सोचोगे कि एक्स की क्या वैल्यूज रखें सर? आसान सा तरीका है स्टूडेंट, जब भी एक्सपोनेंशियल पावर चीजें आए, मतलब एक्सपोनेंट की टर्म्स में आए, तो हम लॉगरिथम की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं कैसे करना है। वो इस फंक्शन की डोमेन पूछ रहा है जब y x का एक फंक्शन है, मतलब y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो x क्या क्या वैल्यूज ले सकता है डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट, हमें वो फिगर आउट करना है, मतलब डोमेन सोचना है। तो सर या तो ऑप्शंस देख लो, बट आई वुड से कि सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखो सबसे पहली और सबसे आसान और सबसे जरूरी बात उसने कहा है कि सर a जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो उस क्वेश्चन को ही सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्लास क्या लिखा हुआ है वो समझेंगे। उसने बड़ी सिंपल सी 2-3 चीजें लिख कर दी हैं आपको। उसने पहले तो लिखा है a टू द पावर x प्लस a टू द पावर y इज इक्वल टू 1। तो वो कुछ ऐसा सा आपको लिख कर दे रहा है कि a टू द पावर x प्लस a टू द पावर y इज इक्वल टू, इट्स नॉट 1 इट्स a, राइट। तो ये दे रहा है वो आपको a के इक्वल। चलिए यहीं से शुरुआत करते हैं। मैं एक सबसे छोटा काम करता हूँ क्लास, दोनों तरफ स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ a से डिवाइड करता हूँ। तो अगर यहाँ a से डिवाइड किया तो a टू द पावर x अपॉन a, यानी हो जाएगा a टू द पावर x माइनस 1 प्लस a टू द पावर y अपॉन a, तो हो जाएगा a टू द पावर y माइनस 1। और इस तरफ क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स, a अपॉन a विल बी 1। अब मैं काम करता हूं, इस वाले पार्ट को उस तरफ लेकर जाता हूं। तो क्या दिखेगा सर? सर हमें दिखेगा a टू द पावर y माइनस 1 विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ क्या स्टूडेंट्स, a टू द पावर x माइनस 1। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ये पार्ट हमने कैसे सॉल्व किया? स्टैंडर्ड सी चीज है, a से डिवाइड करके चीजों को शफल और शिफ्ट किया गया। तो कुछ ऐसा सा मुझे दिख रहा है ना। दिस शुड बी 1 माइनस, आई एम रियली सॉरी मैंने 1 क्यों नहीं लिखा, इट शुड बी 1 माइनस a टू द पावर x माइनस 1। आई होप यू अंडरस्टूड। ये एक्सप्रेशन को मैंने उठा के रखा, तो 1 माइनस a टू द पावर x माइनस 1 कुछ ऐसा सा हमें दिखेगा। सर जब भी चीजें ऐसी कुछ हो रही हैं, ऐसी कुछ दिख रही हो, तो आई वुड सजेस्ट कि सर लॉगरिथम यूज लाइए। क्यों सर? क्योंकि y और x
एक्सपोनेंशियल मतलब पावर में चले गए, और जब पावर से निजात पानी है, जो पावर को रिजॉल्व करना है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइस्ड और सजेस्टेड कि आप इसे एक्सप्रेशन में लॉग ले लीजिए। अब अगर मैं दोनों तरफ लॉगरिथम लेता हूं, आई होप आपको याद होगा हमने सारे बेसिक्स डिस्कस किए हैं कि लॉगरिथम क्या होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ लॉग लेता हूं स्टूडेंट्स, तो इस तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा लॉग ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, मैं बेस ए पर ही लॉग ले रहा हूं, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ कितना स्टूडेंट्स, बेस ए पर a टू दी पावर y माइनस 1। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आया। सिमिलरली जब इस तरफ लेंगे तो इस तरफ क्या होगा स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ क्या, 1 माइनस a टू दी पावर x माइनस 1 एट बेस a। बड़ी स्टैंडर्ड सी सिंपल सी चीजें। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर y माइनस 1 पावर में तो फ्रंट में आ जाएगा और लॉग a बेस a 1 हो जाएगा। तो राइट हैंड साइड पर जो भी हो, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या दिखेगा, y माइनस 1 एज अ पावर विल कम टू द फ्रंट। तो इस तरफ जो लेफ्ट हैंड साइड दिखेगा दैट विल बी y माइनस 1 इंटू 1, है ना। तो क्योंकि y माइनस 1 तो एज इट इज रहेगा, लॉग a बेस a 1 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं राइट हैंड साइड पर देखो तो राइट हैंड साइड पे क्या दिखेगा, ये पूरा एक्सप्रेशन एज इट इज मुझे दिखने वाला है, यानी क्या दिखेगा स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ 1 माइनस a टू द पावर x माइनस 1 एट बेस a। तो इसमें कोई चेंजेस मुझे नजर नहीं आ रहे, तो इसे हम लिखेंगे क्या स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 1 माइनस a टू द पावर x माइनस 1 अपॉन एट बेस a, अपॉन नहीं एट बेस a। सर इस 1 को भी उठा के उधर रख सकते हैं क्या, बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं सर। तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू, ध्यान से सोचिए स्टूडेंट्स, लॉग ऑफ, मैं पूरा फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, मतलब y को x के टर्म्स में प्रॉपर्ली लिखना चाह रहा हूं, वो a टू द पावर x वाला फॉर्म से। तो लॉग ऑफ कितना स्टूडेंट्स, 1 माइनस a टू द पावर x माइनस 1, है ना, एट बेस a, और ये जो माइनस 1 उस तरफ लिखे गए तो ये फाइनली हो जा रहा है +1। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन, ये आपका ओवरऑल पूरा फाइनल एक्सप्रेशन है स्टूडेंट्स। अब इस एक्सप्रेशन में अगर आप डेफिनेशन पर जाते हैं, अगर आप डोमेन के लॉजिक पर आना चाहते हैं, तो मेरे ख्याल से मेरा बस एक मसला होगा, मेरा एक कंसर्न होगा कि सर लॉग जब भी आप लेते हो ना, तो लॉग लेते वक्त ये ध्यान रखो कि लॉग जो भी ले रहे हो, जिस भी वैल्यू को आप लॉग ले रहे हो, वो ग्रेटर देन 0 हो। आई होप ये बात याद है आपको। तो मेरा कंसर्न ये है बस कि 1 माइनस a टू द पावर x माइनस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, और शायद इस कंडीशन को अप्लाई करके हम x को डिफाइन कर पाएंगे, x की वैल्यू फिगर आउट कर पाएंगे। तो सर लॉग के अंदर जब भी आप वैल्यू लेते हैं, लॉग के अंदर क्या वैल्यू ले रहे हैं सर आप, यहाँ पर आप ले रहे हैं 1 माइनस a टू द पावर x माइनस 1, है ना। तो इस वैल्यू को, किस वैल्यू को सर, 1 माइनस a टू द पावर x माइनस 1, इस वैल्यू का हमेशा ग्रेटर देन 0 होना जरूरी है। आई होप यू रिमेंबर दैट। तो अगर ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 हो, इक्वल टू 0 भी अलाउड नहीं होता है। आई होप यू रिमेंबर दैट। इसको उधर शिफ्ट करते हैं तो क्या हो जाएगा सर, a टू द पावर x माइनस 1 वुड बी लेस देन 1। आई होप ये बात भी आपको डाइजेस्ट हो रही है। कुछ नहीं किया है स्टूडेंट्स, क्या किया है, a टू द पावर x माइनस 1 को उधर लेके गए। क्या मैं थोड़ी देर के लिए स्टूडेंट्स 1 को ऐसा लिख सकता हूँ, चलो आपको मैं ऐसे लिख देता हूँ, x माइनस 1 इज लेस देन a टू द पावर 0। आई होप मैं पावर इस 1 को a टू द पावर 0 लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सर हमें पता है जो बेस है a वो ग्रेटर देन 1 है, हमें क्वेश्चन में दिया गया था, बड़ा इंपॉर्टेंट सा रिजल्ट था, मतलब हर चीज जरूरी है ना। और अगर कोई कहे कि a जो है वो ग्रेटर देन 1 है स्टूडेंट्स, जो बेस है आपका अगर वो 1 से बड़ा है, तो क्या मैं कहूंगा क्योंकि जो बेस में रिलेशन है, मतलब जो ये रिलेशन यहाँ अप्लाई हो रहा है, अगर बेस 1 से बड़ा है तो जो ये रिलेशन है वही रिलेशन की पावर्स में भी होगा। यानी कि ना कंक्लूड कि सर आप ये कहना चाह रहे हो x माइनस 1 जो होगा, जो पावर है वो किससे छोटी होगी सर, वो 0 से छोटी होगी। और इस बेसिस पर मैं फाइनल कंक्लूजन करूंगा कि सर जो x है उसका वैल्यू हमेशा 1 से छोटा होना जरूरी है। मतलब आपने फाइनली कंक्लूड किया कि सर x की वैल्यूज जो होंगी हमेशा वो किससे किसके बीच होंगी सर, माइनस इन्फिनिटी से 1 तक। एंड आई होप यू रियलाइज कि 1 पर हम इक्वल का साइन यूज नहीं करेंगे। चलिए विद दैट अगर मैं समझूं कि कौन सा ऑप्शन शुड बी मार्क करेक्टली, आई वुड से ऑप्शन सी वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। कि आपको रियलाइज हो रहा है कि यही ऑप्शन क्यों सही होना चाहिए। माइनस इन्फिनिटी से 1 कहीं भी इक्वल साइन नहीं आएगा। मतलब बेसिक सी डेफिनेशन ये है सर कि x की वो सारी वैल्यूज जो माइनस इन्फिनिटी से 1 के बीच होगी उन्हीं के लिए फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। इसके एग्जिस्टेंस की जब बात आएगी तो हम यही कहेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टूड कि डेफिनेशन में जब गए हमने जब इसको y को x की टर्म्स में प्रॉपर्ली एक्सप्रेस किया, तो यहाँ से हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज करके डोमेन की तरफ बढ़े कि लॉग के अंदर जो भी वैल्यू आप पास करते हैं वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, वो वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होनी चाहिए। बस उसी कंडीशन के बेसिस पे हमने इसका आंसर निकाला और हमने फिगर आउट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। एक अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको फंक्शंस के टाइप की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाएगा। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़िए और ट्राई करके मुझे आंसर बताइए स्टूडेंट्स। आई होप आपने वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को ट्राई किया। हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है एक सेट ए है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, एक सेट बी है जिसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं। फिर वो क्या पूछ रहा है आपसे, फिर पूछ रहा है 1-to-1 फंक्शंस, 1-to-1 मैपिंग। आई होप यू रिमेंबर 1-to-1 इंजेक्टिव टाइप्स ऑफ फंक्शंस
दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। सो ए से बी में डिफाइन करना है 1 to 1। अब ऐसे समझो स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा सा अलग पर्सपेक्टिव से देखने की कोशिश करते हैं, ध्यान से समझो। मान लो आपका एक सेट तो ये रहा है ना, ये कौन सा सेट है, मान लेते हैं सेट ए, और एक और सेट है स्टूडेंट्स, लेट्स से ये है आपका सेट बी, है ना, ध्यान से सुनिएगा। अब आप सेट ए से सेट बी में फंक्शन डिफाइन कर रहे हो, तो सेट ए ये रहा, मान लो ये सेट रहा बी। अब एक काम करते हैं स्टूडेंट, सेट ए में जो 3 एलिमेंट्स हैं, क्योंकि ए में कितने एलिमेंट्स कह रहा है, वो 3 एलिमेंट्स हैं, तो ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, लेट्स कॉल देम ए बी एंड सी, थोड़ी देर के लिए कुछ भी कह देते हैं, लेट्स कॉल देम एक्स वाई एंड जेड, है ना। और ये जो सेट बी में एलिमेंट्स है वो कितने स्टूडेंट्स, वो है 5 एलिमेंट्स। मैं 5 एलिमेंट्स को ऐसे डिनोट कर देता हूँ, मतलब ब्लॉक्स बना देता हूँ, इन पे हम बात करेंगे, है ना, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए ये वो 5 एलिमेंट्स हैं। डू यू रिमेंबर और डू यू रियलाइज कि सर इस फंक्शन का 1 to 1 होने के लिए जरूरी है कि मैपिंग कुछ इस तरह दिखे। आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द डेमोन्स्ट्रेशंस की मैपिंग कुछ इस तरीके से दिखेगी कि सर x कहीं चला जाएगा, y किसी को असाइन हो जाएगा और z किसी को असाइन हो जाएगा। दिस इज अ टाइप ऑफ 1 to 1 मैपिंग, ये एक तरीका है 1 to 1 मैपिंग का। आई होप यू रियलाइज अगर आपने गलती से भी ऐसा कुछ कर दिया होता तो फिर ये 1-1 मैपिंग नहीं रहती। क्यों सर, क्योंकि ये मैनी 1 बन जाती, क्योंकि x और z फिर सेम एलिमेंट को पॉइंट कर रहे होते। और 1-1 मैपिंग का उसूल है कि सर हर एलिमेंट की एग्जैक्टली एक ही यूनिक इमेज होनी चाहिए। और सिमिलरली को डोमेन में भी जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी भी प्री इमेज एग्जिस्ट करती है। इनटू फंक्शन की डेफिनेशन में नहीं जा रहा हूं, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनकी इमेज एग्जिस्ट करती है, उनकी प्री इमेज एक ही होनी चाहिए। मतलब अगर इसमें किसी भी एलिमेंट की प्री इमेज है तो वो डेफिनेटली एक ही होनी चाहिए। कुछ ऐसे से सिनेरियो बन रहे होंगे। कहना इससे कि अगर मैं थोड़ा सा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कंसेप्ट को यूज करूं, थोड़ी सी एक नई चीज रिकॉल करवाता हूं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में हमारे पास एक फैक्टोरियल नोशन आता है। होप यू रिमेंबर हमने डिस्कस किया था। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल का मतलब होता है फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट। यानी वैसे कहूंगा 5 into 4 into 3 into 2 into 1। एक नया हल्का सा छोटा सा कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर रहा हूं स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिएगा। जैसे मान लो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये कहता है कि मान लो आपके पास ये 3 चेयर्स हैं, है ना, मान लो आपके पास 3 चेयर्स हैं और इन 3 चेयर्स पर बैठाने के लिए लेट्स से आपके पास कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, है ना। आपके पास 4 लोग हैं ना, 4 लोग हैं, मान लो ए बी सी और डी। अब एक बात तो हमें पता है सर कि एक ही वक्त पे, मतलब मैं क्या कर सकता हूं, मतलब मैं ऑब्वियसली मैं ये कहूंगा कि मैं इनको कितने तरीकों से बैठा सकता हूं, मैंने कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, मैंने इन 4 लोगों को इन 3 चेयर्स पे कितने अलग अलग तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। और ऑर्डर मैटर करता है स्टूडेंट, मतलब ये चेयर है लेफ्ट मोस्ट चेयर है, ये सेंटर की चेयर है और ये राइट मोस्ट चेयर है। मतलब अगर मैं आपको एक बेसिक्स आइडिया दूं, मतलब अगर आपसे कोई कहे कि सर ए को यहाँ बैठा दो, बी को यहाँ बैठा दो, डी को यहाँ बैठा दो, तो डेफिनेटली एक तरीका है। बट क्या सर आप सोच रहे हो कि अगर आप इन तीनों को ही थोड़ा सा शफल कर देते, मान लो बी यहाँ होता, ए यहाँ होता और डी यहाँ होता, तो क्या ये अलग बात है? बिल्कुल सर ये अलग बात है। लोग वही हैं ए बी डी, बट इस बार ऑर्डर मैटर कर रहा है। अगर कौन कहां बैठ रहा है इस बात से फर्क पड़ता है, क्योंकि ऑर्डर मैटर करेगा ना। कोई भी किसी के भी साथ एसोसिएट हो जाए ये नहीं चाहिए, कौन किसके साथ एसोसिएट हो रहा है, किस ऑर्डर में हो रहा है वो मैटर करता है। मतलब मान लो यहाँ पे एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को नाम दे देता हूँ स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी और स्मॉल ई। अगर आप 1 to 1 मैपिंग कर भी रहे हो, मान लो एक तरीके मैपिंग आपने ऐसे की, मैं बस वन ऑफ द मैपिंग्स बता रहा हूँ। मान लो एक मैपिंग आपने की कि सर एक्स को एसोसिएट कर दिया लेट्स से बी से, है ना, वाई को एसोसिएट कर दिया लेट्स से सी से, है ना, और z को एसोसिएट कर दिया लेट्स से e से। तो बिल्कुल ये 1-1 मैपिंग है। बट सर क्या BC E से एक ही तरह की मैपिंग हो सकती है? सर कुछ और भी तो हो सकता था। कुछ और कैसे हो सकता था सर? कि सर x को आपने किया होता लेट्स से e से, और आई एम रियली सॉरी ये y था, आई एम रियली सॉरी, दिस शुड हैव बीन y, आई एम रीराइटिंग इट स्टूडेंट्स। अगर ये था y, है ना, फिर से सुनिएगा, x को अगर एसोसिएट करता e से, y को मान लो एसोसिएट कर देता b से, और z को मैं एसोसिएट कर देता c से, तो अभी भी एसोसिएशन BC और e से ही हो रहा है। बट इस बार वो एसोसिएशन का ऑर्डर अलग है और ये अलग 1 to 1 मैपिंग बनेगी। आप समझ रहे हो? EBC मतलब x किससे एसोसिएटेड है? e से, है ना, y किससे एसोसिएटेड है? मान लो b से, है ना, और z किससे एसोसिएटेड है? सर c से। ये एक अलग, ये है 1-1 मैपिंग, बट ये एक अलग मैपिंग है। किससे सर? इससे। जब x b से, y c से और z e से होता, मतलब वो 1-1 मैपिंग कैसे दिखती सोच के देखो। जब x b से होता तो उस केस में x b के पास ऐसे जा रहा होता। सर जब y c से हो रहा होता तो y उस केस में c के पास ऐसे जा रहा होता। और जब z e से हो रहा होता तो ये एक अलग, ये ऑरेंज वाली डेफिनेटली एक 1-1 मैपिंग है, बट एक अलग तरह की 1-1 मैपिंग है। तो मैं यही कह रहा हूँ, सेम उन्हीं 3 एलिमेंट्स के साथ बट ऑर्डर बदल दिया तो 1-1 मैपिंग एक अलग मैपिंग की तरह काउंट होगी ना। और ये तो पूछ रहा है कि कितने तरह के 1-1 मैपिंग कर सकते थे, कितने तरह के 1-1 फंक्शन बन सकते हैं अगर इसके पास 3 एलिमेंट्स और इसके 5। तो मैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के एक छोटे से कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं कि मान लो आपके पास 4 लोग हैं, आपके 4 दोस्त हैं और आपके घर में 3 ही चेयर्स हैं और आप इन 4 दोस्तों को बैठाना चाहते हो 3 चेयर्स पे। तो पहली कंडीशन तो ये हो जाने वाली है सर कि चारों दोस्त नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि चेयर्स तो 3 ही हैं। पर सर सवाल ये है
कि मैं कितने तरीकों से इनको बिठा सकता हूं, और बशर्ते वहां पर ऑर्डर मैटर करता है, कौन सा दोस्त किस चेयर पे बैठ रहा है। बस 3 दोस्तों को बैठाना, सेलेक्ट करना, चुनना, चूज करना ही मोटिव नहीं है, उन्हें अरेंज करना, उन्हें ऑर्गेनाइज करना भी एक फैक्टर है। यानी अगर मैं सिर्फ ए बी डी को बिठाऊं ऐसे, या फिर डी ए बी को बिठाऊं, तो वो अलग अलग बात होगी। इसी बात पर हम बात करना चाह रहे हैं। तो इसको सोचने का आसान सा तरीका है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ऐसा कहता है। इसी बात को हम पीएनसी पढ़ते वक्त एनीवे डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब एक हल्का सा सुपरफिशियल ओवरव्यू दे रहा हूं कि कैसे सोचा जाता है, पर डोंट वरी, नहीं भी समझ आए तो घबराना मत। बस इतनी सी बात है कि 4 लोगों को 3 जगह पर बैठाने का परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का अप्रोच जो कहता है, वो क्या कहता है कि सर मैं पहली चेयर के पास जाऊं और उससे पूछूं कि आपके पास कितनी चॉइसेस है, आप अपने आप को कितने तरीकों से फिल कर सकते हो। सो फर्स्ट चेयर विल कम अप विद अ रिस्पॉन्स दैट सेइंग कि सर मेरे पास आप 4 में से किन्हीं भी 4 लोगों को एक को बिठा सकते हो। मतलब या तो सर आप ए को बिठाओ, या फिर आप बी को बिठा दो, या फिर आप सी को बिठा दो, या फिर आप डी को बिठा दो। तो फर्स्ट चेयर विल से कि सर मेरे पास 4 चॉइसेस है। मेरे पास कितनी चॉइसेस है? 4 कैसे सर? या तो ए को बिठाओ, या बी को बिठाओ, या सी को बिठाओ, या डी को बिठाओ। तो इधर ए और बी और सी और डी। सो ए एक चॉइस है, बी एक चॉइस है, सी एक चॉइस है और डी एक चॉइस है। तो ऐसे फर्स्ट चेयर, मतलब जो लेफ्ट मोस्ट चेयर है, इससे मैं पूछता तो ये बोलता कि मेरे पास 4 चॉइसेस हैं। एंड हम जब भी पीएनसी पढ़ेंगे, जब मैं और यूज करूंगा तो मैं ऐड करूंगा, और जब भी मैं एंड यूज करूंगा तो मल्टीप्लाई करूंगा। आप हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, ये पूरे मैथ्स में चलेगा। जब भी मैं एंड यूज करूंगा तो सेट थ्योरी में वो होता है इंटरसेक्शन, और जनरली पीएनसी के कंसेप्ट से वो होता है मल्टीप्लिकेशन। और जब भी मैं और वर्ड यूज करूंगा तो सेट थ्योरी में वो होता है यूनियन, और पीएनसी में वो होता है एडिशन। जैसे कि समझो बात को स्टूडेंट, मान लो फर्स्ट चेयर ने किसी को बिठा लिया, हम थोड़ी देर के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लेते हैं बी को बिठाया, 4 में से किसी एक को तो बिठाएगी ना। तो सेकेंड चेयर के पास जब आप गए और उससे पूछा कि आपके पास कितनी चॉइसेस है, तो फर्स्ट चेयर ने बोला मेरे पास या तो ए, या बी, या सी, या डी। तो ऐसा एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका और चौथा तरीका, ऐसे 4 तरीके थे। एंड मतलब क्लियरली मल्टीप्लिकेशन। जब आपने सेकेंड चेयर से पूछा कि आपके पास कितनी चॉइसेस है, तो सेकेंड चेयर क्या बोलेगी? सेकेंड चेयर बोलेगी सर बी तो बैठ चुका है फर्स्ट चेयर के पास, अब मेरे पास 3 चॉइसेस है। कौन सी 3 चॉइसेस स्टूडेंट्स? सेकेंड चेयर बोलेगा कि अब बी तो सर जा चुका है, तो मेरे पास 3 चॉइसेस है, या तो आप ए को बिठा दो, या सी को बिठा दो, या डी को बिठा दो। तो अब जो सेकंड चेयर ने जवाब दिया होगा वो क्या होगा स्टूडेंट्स? वो बोलेगा कि मेरे पास 3 चॉइसेस है। तो सेकंड चेयर हैड 3 चॉइसेस। एंड आई होप यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि अब अगर मैं थर्ड चेयर से जाके पूछूं तो थर्ड चेयर जाके क्या बोलेगा? सर थर्ड चेयर बड़ा सिंपल सा जवाब देगा कि सर ऑब्वियसली अब इन सब में से कोई ना कोई लोग तो बैठ ही चुके हैं। मतलब कोई ना कोई, मतलब क्या, यहाँ पे बी बैठ चुका होगा, यहाँ पे बस एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मतलब ऐसा जरूरी नहीं बी ही बैठा होगा, बस आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। मान लो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा? जैसे सी बैठ चुका होगा। तो अब थर्ड चेयर के पास कितने लोग बचे? वो बोलेगा मेरे पास 2 चॉइसेस सर, या तो ए या डी। तो either A और D, so there are 2 choices which are there for third chair। तो थर्ड चेयर बोलेगा मेरे पास 2 choices है सर। मेरे पास 2 choices कौन कौन सी है स्टूडेंट्स? वो बोलेगा मेरे पास 2 choices है, या तो सर A को बिठा दो या D को, क्योंकि C और B बैठ चुके हैं। तो थर्ड चेयर विल कम अप विद अ रिस्पॉन्स कि मेरे पास 2 choices हैं। तो ये बोलेंगे कि मेरे पास 2 choice है। तो इस तरीके से 4 × 3 × 2, 4 × 3 12, 12 × 2 24। सो आप टोटल 24 तरीकों से, 24 वेज में इन 4 दोस्तों को इन 3 चेयर्स पे बिठा सकते थे। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक तरीका क्या होता, जैसे एक तरीका तो ये बन रहा है, क्या बन रहा है? बी बना, सी बना, और इधर मान लो इसने बोला होता कि मैं ए को बिठा लेता हूँ, है ना। या फिर मान लो एक और तरीका, मतलब बी सी ए के साथ ही ये भी बन सकता था कि सी बी ए। तो ऐसे करते करते 24 वेज में आप इन्हें बिठा सकते थे। ऐसे अलग अलग 24 वेज में इन 4 दोस्तों को 3 चेयर्स पे बिठाया जा सकता था। बस इसी बात को मैं समझाना चाह रहा हूँ इसी क्वेश्चन में स्टूडेंट्स, कि जब आपसे बोला जाए ए सेट के पास 3 एलिमेंट्स है, बी सेट के पास 5 एलिमेंट्स है, तो इन 3 एलिमेंट्स को इन 5 एलिमेंट्स के साथ कितने तरीकों से मैप कर सकते हैं, इसी बात को अगर हम समझना चाहें तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। ए सेट हैज 3 एलिमेंट्स, सेट बी हैज 5 एलिमेंट्स। सुनिएगा ध्यान से, है ना। 3 एलिमेंट्स लेट्स से एक्स वाई एंड जेड फॉर अ वाइल। ये आपका सेट ए है, ये आपका सेट बी है विच हैज 5 एलिमेंट्स। लेट्स से मैं उनको 5 चेयर्स बना देता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। सो दीज आर 5 चेयर्स। अब ये क्वेश्चन क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? ये क्वेश्चन ऐसा बन जा रहा है, सुनिएगा बड़े ध्यान से। सबसे पहली चीज, सबसे पहली जरूरी चीज, सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 5 एलिमेंट्स है, और सेट ए से बी में फंक्शन बनाना है। कैसा फंक्शन क्लास? कि वो फंक्शन 1 to 1 हो, वो फंक्शन 1 1 हो, है ना। अब सबसे जरूरी बात स्टूडेंट, सबसे सिंपल और सबसे बेसिक सी बात, अब अगर मैंने चेयर से जाके पूछा कि आपके पास क्या चॉइसेस हैं, तो ये चेयर बोलेगा मेरे पास 3 चॉइसेस हैं।
फिर ये बोल देगा मेरे पास 2 चॉइसेस, ये बोल देगा मेरे पास 1 चॉइस है। बट प्रॉब्लम समझ आ रही है स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि इस बार पूछने में गड़बड़ी हो जाएगी कि कोई ना कोई 2 चेयर खाली रह जाएंगे और आप एक प्रॉपर पर्सपेक्टिव से नहीं सोच पाओगे। आप कैसे सोचोगे कि कौन सी 2 चेयर चुनना है? तो मुझे चुनने वाली कंस्ट्रेंट को भी डालना होगा, बजाय मैं यहाँ पर लोगों से पूछ लूँ। मैं लोगों से कैसे पूछता हूँ? ध्यान से सुना, बहुत ध्यान से सुना। आप ऐसे को उल्टा भी तो सोच सकते थे, आप ऐसे भी तो बोल सकते थे कि सर मान लेते हैं ये वो 5 दोस्त हैं और ये वो 3 चेयर हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, 1 to 1 वो फिर भी बनेगा। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, मान लो यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बना देते हैं, ये है मान लेते हैं 3 चेयर्स, और इस बार लोगों को चेयर के पास नहीं बुलाते, चेयर लोगों के पास भेज देते हैं, यानी चेयर्स लोगों को असाइन कर देते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ये वो लोग हैं, है ना, जैसे ये है ए, ये हो जाएगा बी, हो जाएगा सी, हो जाएगा डी, और ये हो जाएगा लेट्स से ई। अब जब ये आपने चेयर्स लोगों को, मतलब ये चेयर्स लोगों को असाइन की, तो पहली चेयर से जब आपने पूछा, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है स्टूडेंट्स, ये आपका सेकंड एलिमेंट है और ये आपका थर्ड एलिमेंट है। तो जैसे ही आपने फर्स्ट चेयर से पूछा, तो फर्स्ट चेयर क्या रिस्पॉन्स देगा? फर्स्ट चेयर क्या जवाब देगा? फर्स्ट चेयर कहेगा कि सर मेरे पास भी काफ़ी सारी चॉइसेस है। कितनी चॉइसेस? फर्स्ट चेयर बोलेगा सर या तो मुझको ऐसे असाइन कर दो, या बी से, या सी से, या डी से, या ए से। तो फर्स्ट चेयर विल से ए बी सी डी ई, इनमें मेरे पास टोटल 5 चॉइसेस हैं, मैं डिसाइड करूंगा कि मैं किसको बिठाऊंगा। तो फर्स्ट चेयर विल से आई हैव ईदर दिस और दिस और दिस और दिस और दिस। तो फर्स्ट चेयर क्या बोलेगा कि उसके पास कितनी चॉइसेस है स्टूडेंट? फर्स्ट चेयर के पास हैं टोटल 5 चॉइसेस। एंड नाउ व्हेन यू अप्रोच बी, नाउ व्हेन यू अप्रोच द सेकंड चेयर, और सेकंड चेयर से आप बोलोगे कि आपके पास कितनी चॉइसेस हैं। चूंकि मुझे 1 to 1 रिलेशन बना के रखना है कि 1 to 1 ही हो, मतलब एक के पास एक ही इंसान हो, एक चेयर पे एक ही शख्स बैठे। तो मान लो फर्स्ट चेयर ने कोई एक एलिमेंट असाइन कर लिया है, फर्स्ट चेयर ने किसी एक को ले लिया, लेट्स से बी को, तो सेकंड चेयर क्या बोलेगा? क्योंकि ये 1-1 फंक्शन है, तो सेकंड चेयर भी अब बी के पास नहीं जा सकता। सेकंड चेयर बोलेगा कि सर बी को छोड़ के बाकी 4 मुझे दे दो, बाकी 4 में से कोई मैं एक ले लूंगा। तो बी बोलेगा मेरे पास 4 चॉइसेस है, ए सी डी और ई, वो बी को नहीं ले रहा होगा क्योंकि बी ऑलरेडी असाइन हो चुका है और 1 to 1 बनाना है। तो सेकंड चेयर विल से दैट आई हैव सर टोटल 4 चॉइसेस। डिड यू गेट माय पॉइंट स्टूडेंट्स? मान लो अब सेकंड चेयर ने भी किसी एक शख्स को ले लिया है, सेकंड चेयर ने लेट्स से ई को ले लिया है। तो सेकंड चेयर ने जैसे ही ई को ले लिया, तो अब आपके पास थर्ड चेयर के लिए कितनी चॉइसेस बनी? सर फर्स्ट ने बी को ले लिया था, सेकंड ने ई को ले लिया, तो बी और ई चले गए, तो 5 में से एक इसके पास गए, एक इसके पास गए, तो बचे 3। 1-1 बनाना है, तो ये इनमें से किसी के असाइंड वाले पार्ट पे नहीं जा सकता, मतलब बी और ई के पास नहीं जाएगा। तो बचे कौन कौन? ए सी और डी। तो इनमें से कोई एक कौन चुनेगा? थर्ड। तो थर्ड के पास 3 चॉइसेस स्टूडेंट्स, ए सी और डी, और कुछ भी वो एक चुन ले, वो हमारा मसला नहीं हो किसे चुने, बस हमने ये देखना है कि उसके पास कितनी चॉइसेस हैं। तो थर्ड चेयर विल से दैट सर मेरे पास 3 चॉइसेस हैं। So this is how the total number of 1 to 1 functions की मैपिंग की जा सकती है सेट ए से सेट बी में, जब सेट ए के पास 3 एलिमेंट्स हो और सेट बी के पास 5 एलिमेंट्स हो। यानी 5 into 4 into 3, 5 into 4 into 3 को बोलेंगे हम 5 into 4 20, 20 into 3 60। तो सर टोटल 60 वेज में, टोटल 60 तरीकों से आप ए के 3 एलिमेंट की बी के 5 एलिमेंट के साथ 1-1 मैपिंग, 1 to 1 मैपिंग, 1 to 1 फंक्शंस क्रिएट कर सकते हो। यानी आप मार्क करोगे ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन, इसका सोल्यूशन प्रॉपरली आपको समझ आया, यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है, यहाँ तक कोई भी कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है। आई होप ये परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन का जो कंसेप्ट मैंने हल्का सा इंट्रोड्यूस किया, जिस पर मैं डेफिनेटली आपको बार बार वार्न कर रहा हूँ कि इस कंसेप्ट को हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम पीएनसी पढ़ेंगे, तो चिंता मत करना इस बात की, ये सारी चीज़ें हम पढ़ रहे होंगे तब। फिलहाल के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से खुद से ट्राई करिए स्टूडेंट्स, फिर हम साथ में डिस्कस करेंगे। देखो स्टैंडर्ड सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। वो क्या पूछ रहा है स्टूडेंट? वो चाह रहा है n की क्या वैल्यू होगी जिसके लिए इस फंक्शन का जो पीरियड है वो 4 पाई होगा। इस बारे में बात करेंगे, पर पहले इस फंक्शन को सोचने की कोशिश करते हैं। एक बात समझो स्टूडेंट्स, हमने एक सिंपल सी चीज़ सीखी है कि सर एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x). मान लेते हैं दोनों पीरियोडिक फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स। तो अगर ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन है तो लेट्स से f(x) का पीरियड है थोड़ी देर के लिए लेट्स से p1 है ना, और g(x) का पीरियड है लेट्स से थोड़ी देर के लिए p2। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोडक्ट का जो पीरियड होगा, जो f(x) इंटू g(x) का पीरियड होगा, मैं उसे कहूँगा कि सर वो होगा LCM ऑफ p1 एंड p2। आई होप ये बात आपको समझ आ रही है। सर इसी कंसेप्ट पर मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करूंगा। अब क्वेश्चन क्या है सर? सुनिएगा सर, क्वेश्चन है, ध्यान से सोचते हैं सर, वो है साइन ऑफ क्या nx डिवाइडेड बाय साइन ऑफ x अपॉन n। तो साइन ऑफ x अपॉन n, दैट्स अ लिटिल ट्रिकी, ध्यान से सुनिएगा, साइन ऑफ x अपॉन n। तो कुछ ऐसा सा है सर, इसका पीरियड जो भी होगा हम देख लेंगे। पहले तो मैं अपने तरीकों से इसका पीरियड निकालता हूँ। मेरे लिए ये p ऑफ x इंटू मतलब f ऑफ x इंटू g ऑफ x ही है, क्योंकि सोच के देखो स्टूडेंट्स, मैंने डिस्कस किया है, जो f ऑफ x अगर एक पीरियोडिक फंक्शन होता है तो 1 अपॉन f ऑफ x भी एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब ये भी वही एक पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी वही एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो समथिंग पीरियोडिक इंटू समथिंग पीरियोडिक इज हैपनिंग।
और अगर मुझे ऐसा कुछ दिख रहा है तो बस मुझे क्या करना है, इसका पीरियड और उसका पीरियड निकालना है और उसका एलसीएम निकालना है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इसी थ्योरी को अगर आगे बढ़ाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि सर साइन nx का पीरियड निकालना आसान है, क्योंकि मैंने सीखा है कि सर साइन x का पीरियड क्या होता है। सर साइन x का पीरियड याद करो, हम बेसिक सी एक बात करना चाह रहे हैं कि f ऑफ ax प्लस b का पीरियड होता है p अपॉन a, अगर f ऑफ x का पीरियड होता है p। याद करो स्टूडेंट्स, अगर याद करो, अगर f ऑफ x एक फंक्शन होता है जिसका पीरियड है लेट्स से p फॉर अ व्हाइल, तो f ऑफ ax अपॉन b का पीरियड होगा p अपॉन मॉड ऑफ a, है ना, जहां पर a मतलब मॉड ऑफ a मतलब बस ये इंश्योर करना है कि p को जब आप डिवाइड करें तो एक पॉजिटिव वैल्यू हो। बस यही थ्योरी, यही कंसेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे कि हमें पता है स्टूडेंट्स की साइन nx को भी भूल जाते हैं कि हमें साइन x का पीरियड पता है। साइन x का पीरियड मुझे जहां तक याद आ रहा है 2 हुआ करता था। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि साइन nx का पीरियड होगा, x के साथ क्या मल्टीप्लाई कर दे रहे हो n, तो हो जाएगा 2 n। बड़ी ही बेसिक सी सिंपल सी बात हम करना चाह रहे हैं स्टूडेंट। सिमिलरली जब साइन x अपॉन n की आप बात करते हो तो सर मुझे नहीं पता साइन x अपॉन n का पीरियड क्या होगा, बट साइन x का पीरियड हुआ करता था कितना, अगेन 2 और n का मॉड मतलब n एक पॉजिटिव वैल्यू ही लेंगे हम, राइट। एक और छोटी सी चीज की जो x अपॉन n में जब आप n से डिवाइड करेंगे मतलब 1/n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है 1/n, और जब आप इसे 1/n से डिवाइड करेंगे तो n न्यूमरेटर में जाएगा, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, n यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई होप यू रियलाइजिंग 2 अपॉन 1/n, तो ये n ऊपर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2n पाई। तो ऐसा कुछ सा सिनेरियो आपके सामने मौजूद है। तो सर एक फंक्शन जो है उसका पीरियड तो है 2 और दूसरे फंक्शन का पीरियड है 2n या 2n, जो भी आप सोचना चाहें। अब अगर मैं कंक्लूड करना चाहूं कि जो ओवरऑल हमें जो फंक्शन दिया गया है उसका पीरियड क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा सर, जो हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका पीरियड होगा एलसीएम ऑफ व्हाट, 2n। सो एलसीएम ऑफ 2n और दूसरा एलिमेंट या दूसरा एक्सप्रेशन क्या है सर, 2n पाई। सर पाई की वजह से पहले तो ये फीलिंग डेवलप हो जा रही है कि सर ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर हैं। सर चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि दोनों में पाई है और इर्रेशनल दोनों ही हैं, तो एलसीएम निकाला जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो याद करो स्टूडेंट्स, थोड़ी देर के लिए आपकी कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं पाई को अलग ले लेता हूं, पाई को हटा देती, क्योंकि दोनों में पाई है तो एलसीएम में पाई आना तय है। आपको याद आ रहा होगा एक एग्जांपल हमने डिस्कस किया था, मान लो अगर आपसे मैं पूछूं 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा, तो आप बेहिचक कहिए 6 क्योंकि सर 6 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिविजिबल है। तो आप 6 कैसे ला रहे हो, अब पाई को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, आप 2 और 3 का एलसीएम ले लो, तो वही चीज आपको बस पाई से मल्टीप्लाई करके 2 और 3 का एलसीएम बना देगी। यही बात मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि 2n और 2n का जब आप एलसीएम लेना चाह रहे हो तो इक्वल होगा, किसके इक्वल, कि सर एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ 2n एंड 2n इंटू पाई। तो जो भी एलसीएम आएगा इनटू आप क्या कर दोगे पाई, मतलब जो भी एलसीएम आएगा उसका पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे। मैथमेटिकली मैं ऐसा लिखना नहीं चाह रहा था, बट मैं आपको समझाने के लिए लिख ले रहा हूँ कि पाई और पाई अलग कर दो, पाई आखिरी में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप 2n और 2n का क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, एलसीएम। आई होप ये बात आपको डाइजेस्ट हो पा रही है और बहुत ईजी से सिंपल सी ये बात है। सर 2n और 2n का एलसीएम कैसे लेंगे, हमें तो आता ही नहीं है, n क्या है हमें क्या पता। तो सर सीधी सीधी बात है, जब आप निकालना चाह रहे हो किसका एलसीएम, सर आप निकालना चाह रहे हो किसका एलसीएम, आपके पास एक टर्म तो है 2/n और एक टर्म है 2n। क्या मैं 2n को 2n/1 लिख सकता हूँ, आई होप लिख सकते हैं। और जब भी फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है स्टूडेंट्स, तो याद करिए कैसे निकालते हैं, सोच के बताओ। सर अगर फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है तो न्यूमरेटर का एलसीएम डिनोमिनेटर का एचसीएफ, यानी आप निकालेंगे एलसीएम। अच्छा, इस पूरे आंसर को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, ये जो भी आएगा इसको पाई से भी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि पाई हमने कॉमन अलग ही हटा दिया। तो आप निकालेंगे एलसीएम ऑफ व्हाट, एलसीएम ऑफ 2n मतलब एलसीएम ऑफ 2 and 2n, और डिनोमिनेटर में आप लेंगे एचसीएफ ऑफ व्हाट, n and 1। आई होप ये बात आपको कंफ्यूज नहीं कर रही है, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आप पाई से मल्टीप्लाई करेंगे अपने फाइनल आंसर तक पहुंचने के लिए। अगर मैं इसी कहानी को आगे बढ़ाता हूं तो देखो 2n और 2 का एलसीएम क्या होगा, सर एलसीएम मतलब एक ऐसी वैल्यू जो दोनों से डिविजिबल हो। आई थिंक 2n वो नंबर होना चाहिए, क्योंकि देखो 2n से भी डिविजिबल होगा और 2 से भी डिविजिबल होगा। आई वुड से न्यूमरेटर का जो एलसीएम होगा वो कितना आएगा सर, वो आएगा 2n। सर डिनोमिनेटर में n और 1 का एचसीएफ क्या आएगा, सर जैसे ही एक नंबर 1 हुआ तो 1 से बड़ा कौन सा नंबर होगा जो 1 और n को डिवाइड कर सकता है, सर 1 खुद होगा, क्योंकि 1 से बड़ा अगर नंबर लिया तो हो सकता है वो शायद n को डिवाइड कर पाए, पर क्या वो 1 को डिवाइड करेगा, नहीं। तो इन दोनों का n और 1 का एचसीएफ, किसी भी नंबर का 1 के साथ एचसीएफ 1 ही होता है ना, क्योंकि 1 से बड़ा नंबर ही नहीं है जो 1 को भी डिवाइड कर पाए। तो हम कहेंगे 1 और n का जो एचसीएफ होगा वो होगा 1, और इस पूरे एक्सप्रेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई से। तो आपके अकॉर्डिंग जो पीरियड आ रहा है इस फंक्शन का वो आ रहा है 2n पाई। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, उनके अकॉर्डिंग इस फंक्शन का जो पीरियड दिया है उन्होंने वो कितना है स्टूडेंट्स, 4 पाई। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, उनके अकॉर्डिंग है 4 पाई और हमारे अकॉर्डिंग है 2n पाई। तो क्या मैं फाइनल इस कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूं स्टूडेंट्स कि देखो सर इस पाई से ये पाई कैंसिल,
2 का 4 होता है 2 टाइम्स, तो n की वैल्यू जो निकल के आ रही है सर वो आ रही है 2। और अगर n की वैल्यू निकल कर आ रही है 2 तो आप कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? आप सीधे सीधे ऑप्शन ए मार्क करेंगे। बड़ी स्टैंडर्ड सी 2-3 बातें कहीं स्टूडेंट्स। एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स दो पीरियोडिक फंक्शन है, तो इनके प्रोडक्ट का जो पीरियड होगा वो भी क्या होगा? इनके इंडिविजुअल पीरियड्स के एलसीएम के इक्वल। सर पाई के आ जाने से इर्रेशनल वाली प्रॉब्लम आ सकती थी, बट दोनों के ही पीरियड में पाई था तो कोई दिक्कत नहीं है, पाई को अलग रखा और जो बचा हुआ फ्रैक्शन पार्ट था, जो इरेशनल के बजाय जो बचा हुआ रैशनल पार्ट था, उसका एलसीएम निकाला और उसे पाई से मल्टीप्लाई कर दी, क्योंकि 2 पाई 3 पाई ऐसे टर्म्स का पीरियड निकाला जा सकता है, मतलब एलसीएम निकाला जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट बस एक कंडीशन आई थी कि सर एक्स के साथ अगर कुछ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो क्या पीरियड पे कुछ अफेक्ट पड़ता है, मतलब एक्स का कोई अफेक्ट हो, एक्स का कोई कोफिशिएंट हो, तो बिल्कुल पड़ता है सर। क्या कुछ मत करो, उस फंक्शन का जो भी पीरियड हो उसको एक्स के कोफिशिएंट के पॉजिटिव वैल्यू से डिवाइड कर दो, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू से, उसकी सिर्फ प्योरली न्यूमेरिकल वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो वो फंक्शन का अपडेटेड पीरियड होता है। आई होप बेसिक सी बात आपको समझ आई। विद दैट अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नजर आता है क्लास? एक शानदार सा क्वेश्चन है, वो क्या लिख रहा है? एफ ऑफ एक्स है x माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, है ना। फिर वो कह रहा है x की वैल्यू -1 के लिए डिफाइंड नहीं है, ऑब्वियसली हो भी नहीं सकता क्योंकि -1 होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 होगा। फिर वो कह रहा है f की पावर 2010। अब ये 2010 का मतलब क्या है वो समझना, ये इस फंक्शन की पावर नहीं है, इसका मतलब होता है, उसने लिखा है f ऑफ nx का मतलब होगा f ऑफ f। मतलब अगर कोई आपसे कहे इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में कि f स्क्वायर x क्या होगा, तो आप कहेंगे सर f स्क्वायर x का मतलब होगा f ऑफ x, मतलब 2 बार, है ना। ये कितनी बार है? n टाइम्स, तो f स्क्वायर x का मतलब होगा f ऑफ x। क्या आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स? बड़ी सिंपल सी, साधारण सी, जनरल सी बात है। इसी कंसेप्ट को अगर मैं अप्लाई करता हूँ इसी बात पर, तो हमें जाना है 2010 तक, तो ऐसे इतने टाइम्स निकालेंगे तो नहीं, बट जब भी ऐसी कोई कंडीशन दी रहे ना, तो हो सकता है कोई ना कोई चेन, कोई ना कोई कंडीशन, कोई ना कोई पैटर्न आपको दिखाई देगा, बस उसी पर लगे रहिए, उसी पर बने रहिए, बात बन जाएगी। तो सर पहले तो एफ स्क्वायर एक्स निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या बनता है। एफ स्क्वायर एक्स मतलब एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या है सर? एफ ऑफ एक्स जो भी है, मैं आउटसाइड इन अप्रोच यूज कर रहा हूँ, मैं बाहर से अंदर की तरफ जा रहा हूँ, तो एफ को तो एज इट रखा, एफ ऑफ एक्स इसकी वैल्यू में रिप्लेस कर रहा हूं। सर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1, तो ये वैल्यू यहां पर रखते हैं एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। अब बड़ा जनरल सा ऑब्जर्वेशन है स्टूडेंट्स की सर हमने अगर एफ ऑफ एक्स देखा था तो एफ ऑफ एक्स था एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। सर ये एफ ऑफ समथिंग है, तो समथिंग में क्या करना है? जहां जहां एक्स दिखेगा वहां वहां एक्सप्रेशन रख देंगे। तो न्यूमरेटर में है एक्स माइनस 3, तो न्यूमरेटर के एक्स माइनस 3 की जगह ये रख देंगे, तो क्या हो जाएगा सर? एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स प्लस 1 -3, आई होप आपको दिख रहा है, divided by this whole expression is divided by this whole expression is divided by what? x plus 1. Now what is x? x is again this whole expression, क्योंकि ये पूरा इनपुट है, तो ये हो जाएगा x plus 1 यानी x minus 3 अपॉन x plus 1 प्लस 1। आई होप ये बहुत ही एम्बिगियस या कंफ्यूजिंग नहीं हो रहा है आपके लिए, आप एफ ऑफ एक्स समझ पा रहे हैं हम क्या कर रहे हैं। अब अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूँ स्टूडेंट्स, तो क्या बनेगा उस पर बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसे अगर मैंने सिंप्लीफाई करने का सोचा तो ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, एक्स प्लस 1 को इधर मल्टीप्लाई किया तो हो जा रहा है एक्स माइनस 3 माइनस एक्स माइनस 1। न्यूमरेटर में क्या दिखेगा? इस वाले न्यूमरेटर के न्यूमरेटर में एक्स माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, मैं करेक्ट करता हूँ, एक्स माइनस 3 माइनस 3x माइनस 3। तो इसे ठीक से लिखेंगे स्टूडेंट्स, क्या हो जाएगा? ध्यान से सुनिएगा, मैं इसे यहाँ पर लिख रहा हूँ, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस 3, फिर कितना होगा स्टूडेंट्स? माइनस 3x माइनस 3, तो ये हो जाएगा माइनस 3x माइनस 3। फिर इसके डिनोमिनेटर में क्या होगा उसको सोचते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। इसका डिनोमिनेटर क्या होगा? वो हो जाएगा x प्लस 1, और यहाँ भी डिनोमिनेटर क्या है सर? x प्लस 1, वो डिनोमिनेटर इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अब मुझे डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर लिखना है बस, क्योंकि देखो इसका भी डिनोमिनेटर x प्लस 1, इस डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी x प्लस 1, और वो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो बस अब मैं डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर लिखूंगा, कितना होगा? x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स? x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1। तो ध्यान से सुनिएगा, ये होगा x माइनस 3 प्लस एक्स प्लस 1, है ना। और ये क्या आ रहा है आपका? ये बेसिकली है f ऑफ x। आई होप यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन या क्वेरी नहीं है। और इसी प्रोसेस को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ, इसी बात को अगर आगे समझे, तो देखो क्या दिख रहा है मुझे सर? मुझे सबसे पहले तो ये दिख रहा है -3 और x, तो ये कितना दिख रहा है? ये दिख रहा है -2x, है ना। -3 कितना हो जा रहा है? ये हो जा रहा है -6। डिनोमिनेटर में क्या हो रहा है सर? x और x हो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा -2, तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं है आपके लिए और आपको चीज़ें समझ जाएं। बस क्या किया स्टूडेंट्स, फिर से रिपीट करता हूँ, -3x और x हो जाएगा -2x, -3 इतना हो जाएगा -6।
x और x को ऐड किया तो 2x और -3 + 1 कितना हो जाएगा -2। सर 2 कॉमन दिख रहा है तो अगर मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा वो समझिएगा। सर नेगेटिव पार्ट कॉमन लेकर, पूरा नेगेटिव पार्ट कॉमन लेकर अगर मैं लिखूँ तो क्या लिखूंगा सोचिएगा। सर 2 कॉमन यहाँ से लिया होता तो ये होता -x और ये हो जाता -3। डिनोमिनेटर में 2 कॉमन लेते तो ये हो जाता x - 1। ठीक है सर, इस नेगेटिव पार्ट को ऐसे ही रखते हैं। अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करना होता तो मैं इसको फाइनली लिखता, ध्यान से सुनिएगा, नेगेटिव पार्ट कॉमन लेने के बाद x + 3 अपॉन x - 1, ये हमारा आ रहा था f of x, है ना। आप सोच के देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये क्या है सर, ये है f of x, है ना। अगर मैं f of x निकालना चाहता, मतलब अगर मैं निकालता f³ x, तो f³ x को आप क्या कहेंगे सर, f³ x को आप कहेंगे f of x। आई होप यहाँ भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। मैं इस दौरान बस इतना सा आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इतने पार्ट की तो वैल्यू आपको पता है ना, आपको ये वाली वैल्यू तो पता है। f of x क्या है सर, वो यही तो है f of x। मतलब इस वाले पार्ट को मैं इससे रिप्लेस कर सकता हूँ। मतलब जब f³ x आप निकालना चाह रहे हो, जब आप f³ x निकालना चाह रहे हो तो उसको मैं f³ x कह दे रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो f³ x क्या बन जा रहा है, सोचिएगा स्टूडेंट्स, वो बन जा रहा है f of what, f of दिस f of x। तो ये जो वैल्यू है इसके इक्वल है -x + 3 अपॉन x - 1। तो किसके इक्वल स्टूडेंट्स, वो है -x + 3 अपॉन व्हाट स्टूडेंट्स, अपॉन x - 1। सो दिस इज योर एक्सप्रेशन, राइट। तो ये कुछ ऐसा सा है। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हो रही हैं। सर अब वापस वही डेफिनेशन अप्लाई करते हैं और f³ x को फिगर आउट करते हैं। अब f ऑफ समथिंग है सर, f of x क्या था याद करो स्टूडेंट्स, अगर आपकी सहूलियत के लिए आप चाहते हैं कि f of x मैं आपको और क्लियर समझा दूं तो f of x क्या था वो याद करते हैं। सर f of x हुआ करता था x - 3 अपॉन x + 1। आई रिपीट, यहाँ पर लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, f of x हुआ करता था x - 3 अपॉन x + 1। बस यही कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अब मैं निकाल रहा हूँ f of समथिंग, तो f ऑफ समथिंग क्या होता है, समथिंग अपॉन -3 अपॉन समथिंग + 1। तो यही वो समथिंग है। तो अगर ये अप्लाई किया तो कितना हो रहा है सर, माइनस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको वैसे लिख देता हूँ -x - 3 अपॉन x - 1 -3, है ना। तो ये जाएगा न्यूमरेटर में -3 डिवाइडेड बाय सेम एक्सप्रेशन -x - 3 अपॉन x - 1, और वो कितना है स्टूडेंट्स, +1। आई होप आपको एक कंपोजिट फंक्शन की फंक्शनैलिटी समझ आ रही है और यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। तो ये आपका आ रहा है f³ x, f of x, है ना। अब ध्यान से सुनिएगा, फिर से वही बात स्टूडेंट्स, वही सेम कहानी रिपीट करेंगे, बट इस बार डिनोमिनेटर में क्या है, इस बार डिनोमिनेटर में x - 1 है, वो कैंसिल हो जाने वाला है, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। समझो स्टूडेंट्स, में से कैसे लिखूंगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। -x - 3 तो दिखने वाला है, तो क्या दिखेगा, -x - 3। अब सोचिए यहाँ पे क्या दिखेगा सर, जैसे ही -3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो जाएगा, -3x, बहुत ध्यान सुनिएगा, और -3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, +3। आई रिपीट माई स्टेटमेंट, ये जो x - 1 है ये x - 1 से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर सेम बनेंगे, न्यूमरेटर का भी और डिनोमिनेटर का भी। बट इस वाले पार्ट को अगर मैं सोचना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा वो सुनिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। अब इसे भी मल्टीप्लाई किया, आई होप यहाँ तक कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है, चीज़ें क्लियर सी दिख रही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, -x - 3 एज इट इज, ये हो जाएगा -3x + 3। डिनोमिनेटर में देखो ये कितना स्टूडेंट्स दिख रहा है, ये दिख रहा है -x - 3, और जैसे ही +1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा +x। आई होप आपको दिख रहा है -x - 3 और ये दिख रहा है +x और ये -1। आई होप आपको यहाँ भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है और ये प्रॉपर्ली दिख रहा है। बस इसी पार्ट को अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। बहुत ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स और समझते जाइए। कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली राइट इट इन द कमेंट बॉक्स। देखो मुझे क्या दिख रहा है सर, सबसे पहले तो -3 से +3 कैंसिल हो रहा है, ये +x से -x कैंसिल हो रहा है। न्यूमरेटर में अगर मैं देखूँ तो -3x कितना होता है सर, सर ये होता है -4x, है ना। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर में देखें तो -3 - 1 कितना होता है, -4। मैं काफ़ी क्रूशियल से रिजल्ट की तरफ बढ़ चला हूँ कि -4 से -4 कैंसिल, तो ये आता है x। ये x क्या है स्टूडेंट्स, याद करो सर, ये x है f³ x। मतलब आपने एक कंक्लूजन दिया स्टूडेंट्स, क्या कंक्लूजन दिया कि सर जो f³ x है, f³ x है सर, वो x के इक्वल है। पता है इसके बेसिस पे आप ये डेफिनेटली कह सकते हो कि सर जो आपका f6x होगा ना वो वापस x ही आएगा, क्योंकि ये लूप है, पैटर्न रिपीट होगा, क्योंकि f³ x x के इक्वल है। आप बात समझ रहे हो स्टूडेंट्स, मतलब ये इनपुट बन गया, क्योंकि x आपका क्या था इनपुट, वापस यही वैल्यू रखोगे f4x में, तो f4x f1x जैसा बनेगा, f5x f2x जैसा बनेगा, और f6x f3x जैसा बनेगा। 6x मतलब f⁻6x f⁻3x जैसा बनेगा। मतलब ये सेम रिपीटेशन चलता चलेगा। आप ट्राई करना चाहो तो आप देख सकते हो, जैसे ही आप f⁻4x निकालोगे तो वो क्या होगा, वापस x पास कर दोगे, मतलब वो क्या बन जाएगा, x - 3 अपॉन x + 1। फिर वही कहानी बार बार रिपीट होगी। मतलब आप एक जनरल सा आइडिया लिख सकते हो कि f की पावर 3 का कोई भी अगर मल्टीपल है
f की पावर अगर 3 का कोई भी मल्टीपल है तो वो हमेशा x ही देगा। अच्छा, पावर मतलब ये पावर नहीं है इस फंक्शन की, ये उसका उतना कंपोजिशन है, उतना कंपोजिट मतलब f ऑफ f ऑफ f ऑफ f ऑफ। अगर ये पावर जो है अगर वो 3 का कोई मल्टीपल है तो चीज़ें ऐसी चलती जाएंगी, मतलब वो हमेशा x जनरेट करेंगी। आई होप ये बात समझ आ रही है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर कन्फ्यूजन है तो। मैं बस इतनी सी बात आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि सर f ऑफ 3x जो है, f की पावर 3x जो आ रहा है वो x आ रहा है, तो आप जैसे ही निकालेंगे f की पावर 4x तो वो वापस f ऑफ x के इक्वल होगा। आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये x आया ना, इनपुट वापस x बन गया। आप समझ पा रहे हो? आप जैसे ही f ऑफ 5x निकालोगे स्टूडेंट्स, f ऑफ 5x निकालोगे, f की पावर 5x निकालोगे तो वो डेफिनेटली f स्क्वायर x की तरह ही आएगा। मैं नहीं कह रहा हूँ ये पीरियोडिक फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट में भी मुझे एक चेन, एक पैटर्न, एक सीक्वेंस दिख रहा है। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, राइट। विद दैट अगर मैं आगे बढ़ना चाहूँ तो मुझे जो पावर दी जा रही है वो दी जा रही है 2010, f की पावर 2010। क्या इसके बारे में कुछ कहा जा सकता है स्टूडेंट्स? और उसका 2014 वो एज एन इनपुट पास कर रहा है। ठीक है सर, इसको हम फिगर आउट करेंगे, लेकिन पहले मैं जानना चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू आपसे पूछी जा रही है वो क्या पूछी जा रही है सर? वो वैल्यू है f ऑफ 2010 ऑफ समथिंग, लेट्स से अभी इसे हम कह देते हैं x। सर मैं 2010 को ऐसा पावर समझना चाह रहा हूँ कि वो पावर है क्या। सो अगर वो पावर है सर, उस पावर को अगर मैं देखूँ तो 3 का मल्टीपल है या नहीं वो देखना चाह रहा हूँ। तो सर मैं कह रहा हूँ 2010, इसको अगर देखना है पावर जो है वो 3 का मल्टीपल है या नहीं, तो सर 2 + 0 + 1 + 0, अगर मुझे चेक करना है कोई नंबर 3 का मल्टीपल है नहीं तो उसके डिजिट्स का सम जो होता है वो 3 से डिविजिबल है, तो नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। तो 2 + 0 + 1 + 0, 2 + 1 होता है 3, 3 + 0 + 0 इज 3, मतलब 2010 3 से डिविजिबल है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ f की पावर 2010 जो है ये f की पावर 3 का कोई ना कोई मल्टीपल होगी, कुछ ना कुछ होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, बट ये डेफिनेटली कुछ इसके इक्वल है। और जस्ट अभी हमने डिस्कस किया अगर ये f की कोई पावर जो है वो 3 का कोई मल्टीपल है तो किसके इक्वल होता है सर? सर वो डेफिनेटली x के इक्वल होता है। और अगर ये x के इक्वल है, मतलब अब क्या मैं कंक्लूड करूं कि जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है f ऑफ 2010 ऑफ व्हाट? ऑफ 2014 ऑफ 2014, तो ये किसके इक्वल होगा सर? ये 2014 के ही इक्वल होगा। क्या आपको ये कंक्लूजन समझ आया स्टूडेंट्स? बड़ी ही सिंपल सी बात थी, बड़ी ही बेसिक सी बात थी। बस एक मेरा कंफ्यूजन है कि शायद आपको ये बात ना समझ आई हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, वो ये कि f की पावर 4x वापस ये कैसे बनेगा स्टूडेंट? सोच के देखो, जब f³ x बना तो आप f की पावर 4x कैसे निकाल रहे होते स्टूडेंट्स? आप ऐसे निकाल रहे होते। समझ ही लीजिए अगर कंफ्यूजन है तो f की पावर 4x आप कैसे निकालते हैं? वो आप निकालते हैं f ऑफ f ऑफ f ऑफ x, मतलब f ऑफ f³x। आपको बात समझ आई स्टूडेंट्स? और f³ क्या है सर? f³ x है, मतलब f की पावर 4x क्या बन जाता है स्टूडेंट्स? वो बन जाता है f ऑफ x। तो डिड यू गेट माई पॉइंट? अगर अब मैं f की पावर 5x निकालता तो f² x हो जाता। बस वही पैटर्न देना चाह रहा हूँ कि हर पावर 3 पर, 3 के मल्टीपल पर, पावर अगर 3 का मल्टीपल है तो वो x जनरेट करेगा, है ना। मतलब इवन आप शॉक्ड मत हो जाइए अगर आपसे कोई पूछे f की पावर 2011 की वैल्यू। सोच के बताओ, अगर मान लो इस क्वेश्चन को हटा के मुझसे कोई पूछता f की पावर 2012 की वैल्यू, है ना, कुछ भी बोल देता वो, तो मैं कहता सर ये 2012 ये 3 के मल्टीपल से कितना ज़्यादा है? सर 3 का मल्टीपल था 2010, तो ये 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। सुनिएगा ध्यान से, ये 3 के मल्टीपल से 2 ज़्यादा है। मतलब मैं कह रहा हूँ f ऑफ 2012 को मैं क्या लिखूंगा? सुनिएगा ध्यान से, f स्क्वायर, ध्यान से सुनिएगा, f स्क्वायर ऑफ व्हाट? अब सोचिएगा स्टूडेंट्स, इस बात को ऐसे समझ लो, इसको क्या लिख लूंगा मैं? f स्क्वायर मतलब 2010 2012। देखो रिपीटेशन समझो, फिर से मैं आता हूँ इस वाले पार्ट पे। f की पावर 4 किसके इक्वल थी? f ऑफ x के। f की पावर 5 किसके इक्वल थी? f² x के, मतलब जितना वो रिमाइंडर है 3 से डिवाइड करने पर वो उतने के इक्वल है। आई होप आपको बात समझ आ रही है। जैसे पावर 4 को अगर मैंने 3 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1, तो f ऑफ x के इक्वल हो गया। अगर f की पावर 5 होती है तो 5 को 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 2, तो f की पावर 5x f² x के इक्वल होगा। आई होप आप ये बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। इसी बेसिस पे अगर मैं पूछूं आपसे कि देखो सोच के स्टूडेंट्स कि अगर f2012 किसके इक्वल होगा, तो 2012 को 3 से डिवाइड किया तो 2010 तक प्रॉपर्ली परफेक्टली डिविजिबल था, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2, यानी f2012 f² x के इक्वल होगा। और f² x हमने निकाल रखा है स्टूडेंट्स, क्या आता है? f² x जस्ट अभी निकाला स्टूडेंट्स, याद करो f² x हमने यहाँ निकाला था। तो आप उस बेसिस पे f² x जो हमने यहाँ निकाला था f ऑफ x, ये कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, दिस वाज क्लियरली व्हाट? दिस वाज f² x। तो बस यहाँ पे वो x की जो भी वैल्यू पर पूछे वो रख देना, वो आपका आंसर होगा। आपको डाइजेस्ट हो रहा है स्टूडेंट्स? ये सेम बात बार बार रिपीट करेगा, मतलब बस 3 ही चीज़ें हैं, f ऑफ x, f² x और वापस x। यानी कि f ऑफ x जो होगा वो जो डेफिनेशन है वो होगी f² x क्या होगा स्टूडेंट जो हमने यहाँ निकाला, और f³ x क्या होगा? x।
तो एफ क्यूब एक्स पूछ के तो उसने अब सबसे आसान सवाल आपसे पूछा ना, एफ क्यूब एक्स क्या होगा, वही वैल्यू जो इनपुट दी जा रही है। एफ स्क्वायर एक्स एक बार पूछा होता तो फिर भी हम एक बार सोचते हैं हम कैसे निकालते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्स की वैल्यूज रख देते और आंसर आ जाता, जो कि भी बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं होता। बट चूंकि आपसे सिर्फ ये पूछा है एफ क्यूब कोई 3 का मल्टीपल ऑफ 2014, तो वो वही होता है जो आप इनपुट दे रहे हो, तो वो जाएगा 2014, यानी आप मार्क करेंगे कौन सा ऑप्शन स्टूडेंट्स, ऑप्शन डी। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ। अभी टाइप्स ऑफ फंक्शंस में हमने कंपोजिट, पीरियोडिक, हमने इन सब चीज़ों पर बात की, कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए, उनसे और डिटेल में डेप्थ में नॉलेज डेवलप करने की कोशिश की और समझा कि ये चैप्टर टफ नहीं है अगर अच्छे से चीज़ें पढ़ी जाएं। एंड आई होप ये क्वेश्चंस बहुत बॉदर नहीं कर रहे हैं और डीपीपीज आपको प्रॉपर्ली समझ आ रही हैं। विद दैट अब आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट चीज़ों की तरफ और देखेंगे कि अब हमारे सामने नेक्स्ट क्या निकल के आती हैं। इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ, आई होप ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी आई बिलीव था, बट वो पैटर्न, वो सीक्वेंस आपको क्लिक हुआ और चीज़ें समझ आई हैं, है ना। विद दैट अगर अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो हमें पता है दैट www.magnetbrains.com किंडरगार्टन से लेकर K-12 से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर NTSC, ओलंपियाड, IIT JEE नीट, हर सेक्टर, हर सेगमेंट में हमारे द्वारा ये एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जा रहा है। हम एक चीज़ क्रिएट कर रहे हैं आपके लिए, एक ऐसा मॉडल जहाँ पर आप सारी चीज़ें 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पर, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी हिडन कॉस्ट के, बिना कोई मेंबरशिप के मॉडल के, एब्सोल्युटली फ्रीली आप 100% फ्री ऑफ कॉस्ट पे टॉप क्वालिटी एजुकेशन अचीव कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं www.magnetbrains.com पर। हर सेक्टर, हर सेगमेंट में आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। जैसे ही आप ये वेबसाइट विजिट करेंगे और जैसे ही आप IIT JEE नीट, ये अलग अलग कोर्सेज हैं, आप बहुत सारे कोर्सेज, जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे आपको हर सेक्टर, हर सेगमेंट में कोर्सेज मिलेंगे, क्लासेस मिलेंगे और क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी। जैसे ही आप IIT JEE नीट पर क्लिक करते हैं आपके सामने पूरा IIT JEE का पूरा मॉड्यूल ओपन हो जाएगा। स्टूडेंट जो भी सब्जेक्ट आप देखना चाहें, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, आप वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे ही आप वॉच नाउ पर क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स, आपका पूरा का पूरा सेगमेंट ओपन हो जाएगा। वो सारे उस सब्जेक्ट के चैप्टर्स प्रॉपर्ली एक्सपांड हो सकते हैं। आप जिस भी चैप्टर को देखना चाहें उसके लेक्चर पर वॉच नाउ पर क्लिक करिए। जैसे जैसे लेक्चर्स बनते जा रहे हैं, अपलोड होते जा रहे हैं, इंडिया के टॉप टीचर्स यहाँ पर आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं और ये लेक्चर्स आप एज इट इज़ बफर फ्री मोड में यहीं पर फुल स्क्रीन में देख सकते हैं और सारी की सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी सब्सक्रिप्शन के एक्सेस कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट हमेशा याद रखिए स्टूडेंट्स, यही सारी की सारी चीज़ें अगेन सेम एब्सोल्युटली फ्री, 100% फ्री यूट्यूब चैनल हमारे यानी मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी रेप्लिकेट होती हैं। वहाँ भी एज इट इज़ आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। चूँकि वेबसाइट पर चीज़ें थोड़ी ऑर्गेनाइज हैं, थोड़ी प्लेस्ड हैं, थोड़ी प्रॉपर्ली रखी हुई है, PDFs ढूंढने में आपको मुश्किल नहीं होगी। वहाँ भी सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ भी यूट्यूब पर आप सब कुछ देख सकते हैं। अगेन एज पर योर प्रेफरेंस, एज पर योर चॉइस आप चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं और चीज़ें समझ सकते हैं। सो द फाइनल पॉइंट, इट इज़ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल जो हमेशा आपको हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहकर हमेशा सर्व करेगा IIT JEE सेगमेंट में और अदर सारे वो सेक्टर्स जो आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर दिखेंगे। हमारे सारे अलग अलग चैनल्स पर हर चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मौजूद है जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। बस एक छोटी सी गुजारिश स्टूडेंट्स, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है जिसे देखकर आप काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित हो रहे होंगे, जिससे आपकी काफ़ी हेल्प हो रही होगी। तो बस कोशिश करिए कि इन वीडियोस को लाइक करते रहिए सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड और आपके लिए इसी शिद्दत, मेहनत और लगन से हम काम करते रहें। एनीवे बिना लाइक के भी करेंगे और करते रहेंगे, पर लाइक करेंगे तो विल फील अप्रिशिएटेड, येस दैट हम सही डायरेक्शन में काम कर रहे हैं और काफ़ी लोगों की मदद हो रही है। दैट जस्ट गिव्स अस अ काइंड ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि हाँ सब कुछ सही चल रहा है। अलॉन्ग विद दैट ऑफ कोर्स आप अगर चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपके जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी नोटिफिकेशन आते हैं, कुछ भी नया रिलीज़ होता है तो आपको पता चलता रहेगा, आपको हमेशा अपडेटेड रहोगे। कोई भी नई चीज़ रिलीज़ होती है तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए चैनल को। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टूडेंट्स की चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए। एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल जो हर सेगमेंट में आपको कैटर कर रहा है, हर जगह आपको फ्रीली क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ऑलमोस्ट हर सेगमेंट में। तो IIT JEE नीट मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, इन वीडियोज़ को शेयर करते रहिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर पाए। विद दैट वी आर कॉलिंग इट अ डे। थैंक यू सो मच।